मेरी की चाबी आपके हाथ में। अध्याय 10 आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति का नियम। hindiaudiobook.com। आदत रस्सी की तरह होती है। हम हर दिन इसका एक धागा बुनते हैं और अंत में यह इतनी मजबूत हो जाती है कि हम इसे तोड़ नहीं सकते। होरेन मान। श्रोताओं से यह अनुरोध किया गया था कि कॉन्फ्रेंस के अंतिम दिन वे जल्दी आएं। प्रतिष्ठित वक्ता ने उनसे वादा किया था कि आज का भाषण पिछले सभी भाषणों की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। कई लोग इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। श्रोताओं ने पिछले 7 दिनों में जो नोट्स लिए थे, उनके आधार पर उन्होंने अंदाजा लगाने की कोशिश की कि आज वक्ता किस विषय पर बोलेगा। ज्यादातर लोगों को लग रहा था कि आखिरकार वक्ता अमीरी की उस चाबी का रहस्य खोल देगा जिसका जिक्र वह पिछले 7 दिनों से कर रहा था। श्रोता धीरे धीरे चलते हुए हाल में दाखिल हुए। कुछ तो इसलिए धीरे धीरे चल रहे थे क्योंकि इतनी जल्दी वे ज्यादा उत्साह नहीं दिखाना चाहते थे। जब श्रोता कुर्सी पर बैठे तो उन्हें मंच पर एक रंगीन बोर्ड दिखा। उस बोर्ड पर ब्रह्मांड की रंगीन तस्वीर लगी थी। कई श्रोता सोचने लगे कि कहीं आज का सबक विज्ञान से संबंधित तो नहीं है। बहरहाल वक्ता ने आकर जब बोलना शुरू किया तो उनके सारे सवाल दूर हो गए। आज मैं प्रकृति के सबसे बड़े नियम का विश्लेषण करूंगा। यह आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति का नियम है। संक्षेप में, आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति का नियम यह है कि प्रकृति सभी आदतों को स्थायी बना देती है ताकि एक बार आदत पड़ जाने के बाद वे अपने आप चलती रहें। यह ब्रह्मांड के बारे में भी उतना ही सच है जितना कि इंसान की आदतों के बारे में। व्यक्ति चाहे कहीं भी हो और कुछ भी हो, अपने विचारों और काम करने की आदतों के कारण होता है। इस पूरी फिलॉसफी का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति ऐसी आदतें डाल ले ताकि वह वर्तमान स्थिति से आगे बढ़कर अपनी मनचाही स्थिति तक पहुंच जाए, ताकि आज वह जो है उससे आगे बढ़कर व्यक्ति वह बन जाए जो वह जिंदगी में बनना चाहता है। सभी वैज्ञानिक और कई अन्य लोग इस सच्चाई को अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रकृति पूरे ब्रह्मांड में पदार्थ और ऊर्जा के सभी तत्वों के बीच आर्थिक संतुलन बनाए रखती है। पूरा ब्रह्मांड अटूट नियमों पर चलता है। इस ब्रह्मांड की आदतें कभी नहीं बदलती है और इंसान उन्हें किसी तरह से बदल भी नहीं सकता है। ब्रह्मांड की 5 वास्तविकताएं हैं: समय, आकाश, ऊर्जा, पदार्थ और बुद्धि। ये पांचों बाकी तत्वों को व्यवस्थित आकार देती है और उन्हें निश्चित आदतों पर आधारित तंत्र में बदल देती है। इन 5 मूलभूत तत्वों के माध्यम से प्रकृति हर चीज बनाती है, फिर चाहे वह रेत का कण हो या अंतरिक्ष में घूमने वाले बड़े सितारे हों। इनके माध्यम से प्रकृति हर मूर्त वस्तु चीज बनाती है और उस अमूर्त वस्तु को भी बनाती है जिसकी मनुष्य कल्पना कर सकता है। सभी को इन 5 वास्तविकताओं का ज्ञान हो सकता है। बहरहाल हर व्यक्ति इनके बारे में जानने का या तो समय नहीं निकालता है या इसे जानने की रुचि नहीं लेता है। लोग यह नहीं जानते हैं कि आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति के द्वारा ही प्रकृति परमाणुओं, सितारों और ग्रहों को आपस में बांधे रखती है। इसी के द्वारा यह निरंतर कार्य करती रहती है, चाहे ठंड हो या गर्मी, चाहे दिन हो या रात, चाहे सेहत खराब हो या अच्छी, चाहे जिंदगी हो या मौत। आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति के कारण ही सभी आदतें और मानवीय संबंध किसी न किसी हद तक स्थायी बने रहते हैं। इसी शक्ति के द्वारा व्यक्ति की इच्छाओं और लक्ष्यों से संबंधित विचार अपने भौतिक रूप में रूपांतरित होते हैं। यह सब सच है, लेकिन बहुत कम लोगों को इसका ज्ञान होता है। वह व्यक्ति खुशकिस्मत होता है जो यह जानता है कि इंसान तो सिर्फ एक माध्यम है जिसके माध्यम से उससे ज्यादा बड़ी शक्तियां प्रकट हो रही हैं। इस पूरी फिलॉसफी का उद्देश्य ही यह है कि इंसान यह जान ले कि वह खुद को ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियों के सामंजस्य में कैसे ला सकता है, और यह भी कि इस ज्ञान का पूरा लाभ उठाते हुए वह सफलता की तरफ कैसे बढ़ सकता है। यह ज्ञान व्यक्ति को आसानी से अमीरी की चाबी तक पहुंचा सकता है। आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति प्रकृति की नियंत्रक है, जिसके द्वारा बाकी सभी प्रकृति के नियम तंत्रों के माध्यम से संयोजित, व्यवस्थित और क्रियान्वित होते हैं। इसलिए इसे सबसे बड़ा प्राकृतिक नियम कहा गया है। हम जानते हैं कि सितारे और ग्रह इतनी सटीकता से चलते हैं कि खगोल शास्त्री उनकी भावी सटीक स्थिति और उनके आपसी संबंध की भविष्यवाणी कर सकते हैं। हम जानते हैं कि साल में मौसम घड़ी जैसी समयबद्धता से आते हैं। हम जानते हैं कि बलूत के बीज से बलूत का पेड़ ही उगता है
और ताड़ के बीज से ताड़ का पेड़ ही उगता है। बलूत के बीज से कभी गलती नहीं होती है और इससे कभी ताड़ का पेड़ पैदा नहीं होता है, न ही ताड़ के पेड़ से बलूत का पेड़ पैदा होता है। हम जानते हैं कि प्रकृति में कोई भी ऐसी चीज पैदा नहीं होती है जिसका कोई समरूपी पूर्वज पहले से न हो। आग से धुआं निकलना जितना निश्चित है, उतनी ही निश्चितता से प्रकृति और व्यक्ति के विचारों के लक्ष्य से उन्हीं की तरह के फल उत्पन्न होते हैं। आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति के द्वारा ही हर प्राणी अपने परिवेश के अनुसार ढल जाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सफलता अधिक सफलता को आकर्षित क्यों करती है और असफलता अधिक असफलता को आकर्षित क्यों करती है। यह सच्चाई इंसान बहुत पहले जान चुका है। बहरहाल बहुत कम लोग इसके कारण को समझ पाए हैं। सब जानते हैं कि असफल व्यक्ति सफल लोगों के करीबी संपर्क में आकर सफलता हासिल कर सकता है। जो लोग सफलता के संदर्भ में सोचते और कार्य करते हैं, उनके करीबी संपर्क में आकर कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है, भले ही वह अतीत में कितनी ही बार असफल हो चुका हो। लेकिन हर व्यक्ति इसके पीछे छिपे कारण को नहीं जानता है। वह यह नहीं जानता है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति का नियम सफल व्यक्ति की सफलता की चेतना को असफल व्यक्ति के मस्तिष्क तक पहुंचा देता है। इस तरह सफल व्यक्ति के करीबी संपर्क में रहने से असफल व्यक्ति भी सफल हो सकता है। जब भी दो मस्तिष्क एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उससे एक तीसरा मस्तिष्क बनता है। यह तीसरा मस्तिष्क दोनों मस्तिष्कों में से अधिक सशक्त मस्तिष्क जैसा होता है। बेहद सफल लोग इस सच्चाई को जानते हैं और यह स्वीकार करते हैं कि सफल व्यक्तियों के संपर्क में आने के बाद ही उन्होंने सफलता की तरफ कदम बढ़ाए। वे यह मानते हैं कि उनकी सफलता की यात्रा किसी ऐसे व्यक्ति के करीबी संपर्क में आने से शुरू हुई जिसका सकारात्मक मानसिक नजरिया उन्होंने चेतन या अवचेतन रूप से ग्रहण किया। शरीर की 5 इंद्रियों के माध्यम से आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति को न तो देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है और न ही समझा जा सकता है। इसलिए इसे ज्यादातर लोग नहीं पहचान पाते हैं। ज्यादातर लोग प्रकृति की अमूर्त शक्तियों को समझने की न तो कोशिश करते हैं, न ही उनकी इसमें कोई रुचि होती है। बहरहाल अमूर्त शक्तियां ही ब्रह्मांड की सच्ची शक्तियां हैं। अमूर्त शक्तियां ही हर मूर्त तथा ठोस चीज का असली आधार और स्रोत है। अगर आप आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति को समझ लेंगे तो आपको राल्फ वाल्डो इमर्सन के प्रतिफल वाले निबंध की व्याख्या करने में जरा भी मुश्किल नहीं आएगी। इसका कारण यह है कि इस निबंध में वे आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति के नियम का ही जिक्र कर रहे थे। गुरुत्वाकर्षण के नियम को खोजते समय सर आइजैक न्यूटन भी इस नियम को पूरी तरह पहचानने के करीब आ गए थे। अगर वे थोड़ा सा आगे बढ़ जाते तो वे उस नियम को प्रकट कर सकते थे जो हमारी छोटी सी पृथ्वी को अंतरिक्ष में स्थापित रखता है तथा इसे समय और स्थान दोनों दृष्टियों से बाकी सभी ग्रहों के सामंजस्य में रखता है। वे उस नियम को उजागर कर सकते थे जिसके द्वारा इंसान एक दूसरे से संबंध बनाता है। यही नहीं, वे उस नियम को भी उजागर कर सकते थे जिसके द्वारा व्यक्ति विचार की आदतों के माध्यम से खुद से जुड़ता है। आदत की शक्ति का अर्थ स्पष्ट है। यह ऐसी शक्ति है जो स्थापित आदतों के माध्यम से काम करती है। इंसान से कम बुद्धि वाले प्राणी आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति से संचालित होकर सहज अनुभूति के माध्यम से अपना वंश चलाते हैं। सिर्फ इंसान को ही अपनी आदतें चुनने का अधिकार दिया गया है। सिर्फ इंसान ही अपनी आदतों को अपने विचारों के अनुरूप ढाल सकता है और बदल सकता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि इंसान को सिर्फ विचारों पर ही पूरा नियंत्रण और अधिकार मिला है। अगर व्यक्ति डर, शंका, ईर्ष्या, लोभ और गरीबी की सीमाओं के बारे में सोचेगा तो आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति उसके विचारों को उनके भौतिक रूप में बदल देगी। दूसरी तरफ अगर व्यक्ति समृद्धि और प्रचुरता के बारे में सोचेगा तो यही नियम उसके विचारों को उनके भौतिक रूप में बदल देगा। इस तरीके से व्यक्ति अपने विचारों को आकार देने के तरीके का इस्तेमाल करके अपनी किस्मत को आश्चर्यजनक सीमा तक नियंत्रित कर सकता है। जब ये विचार निश्चित आदतों में ढल जाते हैं तो आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति का नियम उन्हें अपने नियंत्रण में ले लेता है और उन आदतों को स्थायी बना देता है। इसके बाद वे आदतें तब तक स्थायी बनी रहती हैं जब तक कि दूसरे और ज्यादा प्रबल विचारों से उन्हें बदला न जाए। अब हम एक गहरी सच्चाई पर विचार करते हैं। बड़ी सफलता ज्यादातर लोगों को सिर्फ तभी मिलती है जब वे किसी ऐसी त्रासदी या संकट की स्थिति से गुजरते हैं
जो उनकी आत्मा को गहराई तक छू लेती है और उन्हें असफलता के कगार तक ले जाती है। यह एक अविश्वसनीय बात है, लेकिन यह सच है और इसके पीछे एक कारण है। इस कारण को वे लोग आसानी से पहचान लेते हैं जो आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति के नियम को समझते हैं। दरअसल जिंदगी की संकटकालीन परिस्थितियां और त्रासदियां असफलता की तरफ ले जाने वाली स्थापित आदतों को तोड़ देती है। इसलिए असफलता के बाद इंसान नई और बेहतर आदतें डाल सकता है। यह हमें युद्ध के परिणामों में भी दिखता है। जब किसी देश या लोगों के बड़े समूह प्रकृति की दैवी योजना के सामंजस्य में नहीं होते हैं तो प्रकृति उन्हें अपनी आदतें छोड़ने के लिए मजबूर करती है। युद्ध, व्यावसायिक मंदी, महामारी या किसी अन्य विषम परिस्थितियों के माध्यम से इन आदतों को बदला जाता है ताकि एक नई शुरुआत हो सके जो प्रकृति की आदर्श योजना के ज्यादा करीब हो। इस निष्कर्ष का उद्देश्य युद्ध को न्याय संगत ठहराना नहीं है। इसका उद्देश्य तो मानव जाति को एक ऐसे नियम के अज्ञान का दोषी ठहराना है जिसे अगर सब लोग समझ लें तो युद्ध की जरूरत ही नहीं रहेगी। युद्ध मानव संबंधों में तालमेल के अभाव के कारण होता है। तालमेल का अभाव नकारात्मक विचारों के कारण होता है। ये नकारात्मक विचार तब तक बढ़ते रहते हैं जब तक कि वे बहुत बड़े नहीं हो जाते और फिर युद्ध हो जाता है। देश की भावना इसके नागरिकों की प्रबल वैचारिक आदतों का महायोग होती है। यही व्यक्ति के बारे में भी सच है, क्योंकि व्यक्ति की भावना भी उसकी प्रबल वैचारिक आदत से तय होती है। ज्यादातर लोग जिंदगी भर किसी न किसी तरह से युद्ध करते रहते हैं। वे अपने ही परस्पर विरोधी विचारों और भावनाओं के खिलाफ जूझते रहते हैं या फिर अपने पारिवारिक, व्यावसायिक और सामाजिक संबंधों में किसी न किसी तरह का युद्ध लड़ते रहते हैं। इस सच्चाई को जानने के बाद आप यह समझ जाएंगे कि जो लोग स्वर्णिम नियम के हिसाब से जीते हैं उन्हें सच्ची शक्ति और बहुत से लाभ इसलिए मिलते हैं क्योंकि यह महान नियम उन्हें युद्ध से बचाता है, दूसरों से भी और खुद से भी। इसे समझने के बाद आप निश्चित प्रमुख लक्ष्य के सच्चे उद्देश्य और लाभ भी समझ जाएंगे। आप यह जान लेंगे कि जब विचार की आदतों से यह लक्ष्य मस्तिष्क में स्थापित हो जाता है तो फिर आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति इसकी बागडोर थाम लेती है और उपलब्ध व्यावहारिक साधनों का प्रयोग करते हुए इसका तार्किक परिणाम देती है। आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति यह नहीं सुझाती है कि व्यक्ति कौन सा लक्ष्य बनाए या उसकी वैचारिक आदतें सकारात्मक हों या नकारात्मक। बहरहाल यह सच्ची वैचारिक आदतों को स्थायी बना देती है और कर्म की प्रेरणा देकर उन्हें भौतिक रूप से साकार करती है। आदत की शक्ति से सिर्फ व्यक्तियों की वैचारिक आदतें ही तय नहीं होती हैं, इससे सामूहिक वैचारिक आदतें भी तय होती है। यहां भी प्रबल विचारों के हिसाब से परिणाम मिलते हैं। उदाहरण के लिए प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी पूरी दुनिया अगले विश्व युद्ध की संभावनाओं के बारे में बातें कर रही थी और यह सचमुच हो गया। इसी तरह से महामारियां भी नकारात्मक विचारों के प्रचार प्रसार के कारण फैलती हैं। जब किसी शहर का स्वास्थ्य विभाग बड़े बड़े साइन बोर्ड लगवाकर उन पर लाल अक्षरों में खसरे, डिप्थीरिया या किसी अन्य बीमारी से सावधान रहने की चेतावनी देता है तो लोगों के मन में एक नकारात्मक विचार सामूहिक रूप से उत्पन्न होता है और इस नकारात्मक विचार की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप वह महामारी निश्चित रूप से आ जाती है। यहां भी वही नियम लागू होता है। काल्पनिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति अपनी बीमारी के बारे में तब तक बोलता और सोचता रहता है जब तक कि यह उसकी आदत नहीं बन जाती है। फिर उसे वह बीमारी सचमुच हो जाती है। उसकी बीमारी आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति ने उत्पन्न की है। सच तो यह है कि अगर किसी विचार को मस्तिष्क में बार बार दोहराया जाए तो यह उपलब्ध व्यवहारिक साधनों का प्रयोग करके अपने भौतिक रूप में बदलने लगता है। यह बहुत दुखद है कि लोगों को इस बारे में कितना कम ज्ञान है। यह बहुत दुखद है कि अमेरिका जैसे महान देश के 75% से ज्यादा लोग जिंदगी भर गरीबी और अभावों के बीच जीते हैं। बहरहाल आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति के कार्य करने के नियम को समझने के बाद इसका कारण समझना कठिन नहीं है। गरीबी की चेतना का सीधा परिणाम है। गरीबी के संदर्भ में सोचने, गरीबी से डरने और गरीबी के बारे में बातें करने के कारण ही इंसान गरीब बनता है। सफल लोग गरीबी के संदर्भ में नहीं सोचते हैं। जिन चीजों को वे नहीं चाहते हैं उनके बारे में वे सोचते ही नहीं हैं। उनकी सफलता का शिक्षा या योग्यता से कोई संबंध नहीं है। कुछ सफल लोगों के पास
उन लाखों लोगों से कम शिक्षा या योग्यता थी जो जिंदगी भर गरीबी में जीते हैं, जबकि उनमें से कईयों के पास तो कॉलेज की बहुत सी डिग्रियां होती है। दुनिया कैंसर को लाइलाज बीमारी मानती है। यह मान्यता इतने लंबे समय से है कि आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति ने इसे वास्तविकता में बदल दिया है और कैंसर को लाइलाज बना दिया है। बहरहाल, अब समझदार वैज्ञानिक ऐसे सकारात्मक वैचारिक तंत्र स्थापित कर रहे हैं जिससे इस बीमारी का इलाज होने में मदद मिलेगी। जब इस तरह का सकारात्मक सामूहिक चिंतन पूरे समाज में फैल जाएगा तो कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं रहेगी, यह उन बीमारियों में शामिल हो जाएगी जो खत्म हो चुकी है, क्योंकि लोगों ने उनके बारे में बोलना और सोचना छोड़ दिया है। अच्छी सेहत सेहत की चेतना का परिणाम है। यह अच्छी सेहत के बारे में लगातार सोचने से बनती है। आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति इसे स्थायी बनाती है। अगर आप अच्छी सेहत चाहते हैं तो अपने अवचेतन मस्तिष्क को इसे उत्पन्न करने का आदेश दें। आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति तत्काल उस आदेश का पालन करने लगेगी। अगर आप दौलत चाहते हैं तो अपने अवचेतन मस्तिष्क को दौलत उत्पन्न करने का आदेश दें। आप यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि दौलत की चेतना विकसित होने के बाद आपकी आर्थिक स्थिति कितनी जल्दी सुधरती है। आप जो भी चीज पाना चाहते हैं, सबसे पहले तो उसकी चेतना जागृत करें। इसके बाद ही आपकी इच्छाएं साकार होती है। चेतना आपकी जिम्मेदारी है। आपको इसे अपने विचारों को दोहराकर उत्पन्न करना होगा। आप चाहें तो चिंतन के माध्यम से भी यह काम कर सकते हैं और इस सृष्टि के रचयिता की शक्ति का लाभ उठा सकते हैं। एक महान दार्शनिक ने कहा था, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि गरीबी या बीमारी को स्वीकार करना आस्था के अभाव का सूचक है। हम आस्था के बारे में बोलते तो बहुत हैं, लेकिन अपने शब्दों के अनुरूप काम नहीं करते हैं। आस्था सिर्फ कार्यों के माध्यम से ही स्थायी बन सकती है। सिर्फ विश्वास ही काफी नहीं है, क्योंकि जैसा एक महान दार्शनिक ने कहा था, कर्म के बिना आस्था निर्जीव है। आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति प्रकृति की रचना है। यह एक शाश्वत सिद्धांत है जिसके द्वारा पूरे ब्रह्मांड में व्यवस्था और सामंजस्य बना रहता है, जो अंतरिक्ष के सबसे बड़े तारे से लेकर पदार्थ के सबसे छोटे कण तक दिखाई देता है। यह एक ऐसी शक्ति है जो सबको मिल सकती है, चाहे वह कमजोर हो या शक्तिशाली, अमीर हो या गरीब, बीमार हो या स्वस्थ। यह सभी मानवीय समस्याओं का समाधान प्रदान करती है। इस फिलॉसफी के 17 सिद्धांतों का प्रमुख लक्ष्य लोगों की इस तरह मदद करना है ताकि आत्म अनुशासन का प्रयोग करके वे सकारात्मक वैचारिक आदतें डालें और आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति द्वारा उन्हें स्थायी बनाकर सफल हों। 17 सिद्धांत किस तरह आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति के अनुरूप है? आइए अब हम इन 17 सिद्धांतों की संक्षिप्त समीक्षा करें ताकि आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति से उनके संबंध पर विचार कर सकें। आइए देखें कि ये 17 सिद्धांत मिलकर वह चाबी कैसे बनाते हैं जिससे सभी समस्याओं के समाधान का दरवाजा खुल जाता है। यह विश्लेषण इस फिलॉसफी के पहले सिद्धांत से शुरू होता है। सिद्धांत 1 मील ज्यादा आगे तक जाने की आदत। इस सिद्धांत को सबसे पहले इसलिए रखा गया है क्योंकि यह मस्तिष्क को उपयोगी सेवा प्रदान करने के लिए तैयार करता है और इस तैयारी से व्यक्ति दूसरे सिद्धांत के लिए तैयार होता है। सिद्धांत 2 निश्चित लक्ष्य। इसकी मदद से व्यक्ति 1 मील ज्यादा आगे तक जाने के सिद्धांत को व्यवस्थित दिशा देता है। इससे वह यह भी सुनिश्चित करता है कि वह प्रमुख लक्ष्य की दिशा में लगातार बढ़ता रहे और उसे लगातार सकारात्मक परिणाम मिलते रहें। अगर व्यक्ति सिर्फ इन्हीं 2 सिद्धांतों का पालन कर ले तो वह सफलता की सीढ़ी पर बहुत ऊपर पहुंच सकता है। बहरहाल, जो लोग बहुत बड़े लक्ष्य का पीछा करना चाहते हैं उन्हें दूसरों की मदद की जरूरत भी होती है, जो तीसरे सिद्धांत पर अमल करने से मिलेगी। सिद्धांत 3 मास्टरमाइंड। इस सिद्धांत पर अमल करके व्यक्ति एक नई और बड़ी शक्ति का अनुभव करने लगता है जो उसे दूसरों से मिलती है। उसमें जो कमियां हैं या उसके मस्तिष्क की जो सीमाएं हैं उन्हें वह दूसरों के ज्ञान व अनुभव से दूर कर लेता है। इस सिद्धांत का प्रयोग करके व्यक्ति मानव जाति के सदियों से संग्रहित समूचे ज्ञान का लाभ उठा सकता है, लेकिन इस शक्ति का एहसास पूरी तरह तभी होता है जब व्यक्ति चौथे सिद्धांत से मार्गदर्शन लेने में निपुण हो जाता है। सिद्धांत 4 आस्था का प्रयोग। यहां व्यक्ति असीम बुद्धिमत्ता की शक्तियों के सामंजस्य में आने की कोशिश करता है। यह तभी संभव है जब मस्तिष्क को इसके लिए तैयार कर लिया जाए।
यहां पर व्यक्ति अपने सभी डर, चिंताओं और शंकाओं पर विजय पा लेता है, क्योंकि वह शक्ति के स्रोत के साथ एक रूपता को पहचान लेता है और अपने मस्तिष्क पर पूरा नियंत्रण कर लेता है। इन 4 सिद्धांतों को 4 सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कहा गया है, और यह सही भी है, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली है। एक औसत व्यक्ति को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचने के लिए जितनी शक्ति चाहिए, इन सिद्धांतों के माध्यम से उसे वह शक्ति हासिल हो सकती है। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब व्यक्ति की सफलता के लिए आवश्यक बाकी गुण हो, जैसे 5वें सिद्धांत का गुण। सिद्धांत 5, सुखद व्यक्तित्व। सुखद व्यक्तित्व से व्यक्ति इतना समर्थ बनता है कि वह खुद को और अपने विचारों को दूसरों को बेच सके। इसलिए यह गुण उन सब लोगों के लिए अनिवार्य है जो मास्टरमाइंड गठबंधन बनाकर सफल होना चाहते हैं। बहरहाल, पहले 4 सिद्धांत आपके व्यक्तित्व को सुखद बना देते हैं। ये 5 सिद्धांत मिलकर प्रबल शक्ति प्रदान कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद व्यक्ति इतना सशक्त नहीं बन पाता है कि वह पराजय के खिलाफ अपनी विजय को सुनिश्चित कर सके। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर व्यक्ति को जिंदगी में पराजय का सामना कई बार करना पड़ता है, इसलिए इसे समझने और 6ठे सिद्धांत पर अमल करने की जरूरत होती है। सिद्धांत 6, पराजय से सीखने की आदत। गौर करें कि इस सिद्धांत में आदत शब्द है, जिसका मतलब यह है कि इसे आदत के रूप में स्वीकार करना चाहिए और आदत की हर स्थिति में इस पर अमल करना चाहिए। जब भी व्यक्ति की योजना गड़बड़ा जाती है, और ऐसा कभी न कभी अवश्य होगा, तो इस सिद्धांत की बदौलत वह नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित होता है। अब तक बताए 6 सिद्धांतों का प्रयोग करके व्यक्तिगत शक्ति को काफी बढ़ाया जा सकता है। 6 सिद्धांतों पर अमल करने से व्यक्ति यह जान चुका है कि जिंदगी में वह कहां जा रहा है। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसे जिन लोगों की मदद की जरूरत है, उनका मित्रतापूर्ण सहयोग वह हासिल कर चुका है। उसने अपने व्यक्तित्व को सुखद बना लिया है ताकि उसे दूसरों का सहयोग हमेशा मिलता रहे। उसने आस्था के माध्यम से अपनी बुद्धि के स्रोत का दोहन करने की कला सीख ली है, और उसने पराजय की बाधाओं को विजय की सीढ़ियां बनाना भी सीख लिया है। बहरहाल, इन सब लाभों के बावजूद अपने प्रमुख लक्ष्य का पीछा करते समय वह कई बार ऐसे मोड़ पर आएगा जहां उसे 7वें सिद्धांत के लाभों की जरूरत होगी। सिद्धांत 7, रचनात्मक भविष्य दृष्टि। यह सिद्धांत व्यक्ति को भविष्य की घटनाएं भांपने की शक्ति देता है। इसके द्वारा व्यक्ति अतीत का विश्लेषण करके भविष्य का अनुमान लगा सकता है। व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति से अपनी आशाओं और लक्ष्यों तक पहुंचने की नई और बेहतर योजनाएं बना सकता है, और यहां पर शायद पहली बार व्यक्ति अपनी 6ठी इंद्रिय को खोज सकता है, जिससे लाभ उठाकर वह उस ज्ञान तक पहुंच सकता है जो उसे दूसरे स्रोतों से हासिल नहीं हो सकता। बहरहाल, इस लाभ के व्यापारिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए व्यक्ति को 8वें सिद्धांत पर अमल करना होगा। सिद्धांत 8, व्यक्तिगत पहल शक्ति। यह सिद्धांत कर्म को प्रेरित करता है और उसे निश्चित लक्ष्यों की तरफ बढ़ाता है। यह टालमटोल, उदासीनता और आलस्य की विनाशकारी आदतों से व्यक्ति को बचाता है। यह सिद्धांत कितना महत्वपूर्ण है, यह इसी बात से पता चल जाता है कि यह अब तक बताए गए 7 सिद्धांतों की आदत डालने वाला है। व्यक्तिगत पहल के इस्तेमाल के बिना किसी भी सिद्धांत का प्रयोग आदत नहीं बन सकता है। यह बात इस सिद्धांत को और भी महत्वपूर्ण बना देती है कि यही वह एकमात्र साधन है जिससे व्यक्ति अपने नियंत्रण में रह सकने वाली एकमात्र चीज यानी विचार की शक्ति को पूरी तरह नियंत्रित कर सकता है। विचार अपने आप व्यवस्थित या निर्देशित नहीं होते हैं। उन्हें मार्गदर्शन, प्रेरणा और सहायता की जरूरत होती है, जो सिर्फ पहल शक्ति से ही मिल सकती है। लेकिन व्यक्तिगत पहल शक्ति कई बार गलत दिशा में भी जा सकती है, इसलिए इसे अतिरिक्त मार्गदर्शन की जरूरत होती है, जो 9वें सिद्धांत से मिल सकता है। सिद्धांत 9, सटीक चिंतन। सटीक चिंतन न सिर्फ व्यक्ति की पहल शक्ति को गलत दिशा में भटकने से बचाता है, बल्कि गलत निर्णयों, अटकलों और निर्णयों की जल्दबाजी से भी बचाता है। यह अपनी अविश्वसनीय भावनाओं के प्रभाव से भी बचाता है। यह आमतौर पर तर्क की उस शक्ति से मिलता है जिसे मस्तिष्क कहा जाता है। इन 9 सिद्धांतों में निपुण व्यक्ति बहुत शक्तिशाली बन जाएगा, लेकिन उसकी यह शक्ति खतरनाक भी हो सकती है और होती भी है, जब तक 10वें सिद्धांत के प्रयोग द्वारा इसे नियंत्रित न किया जाए या दिशा न दी जाए। सिद्धांत 10, आत्म अनुशासन।
आत्मानुशासन मांगने से नहीं मिलता है, न ही इसे तत्काल हासिल किया जा सकता है। यह तो सावधानी से डाली गई आदतों का परिणाम होता है और कई मामलों में तो इसके लिए कई सालों तक मेहनत करना पड़ती है। इस बिंदु पर इच्छा शक्ति सक्रिय हो जाती है, क्योंकि आत्मानुशासन सिर्फ इच्छा शक्ति से ही आता है। बहुत से लोगों ने अब तक बताए 9 सिद्धांतों पर अमल करके महान शक्ति तो हासिल कर ली, लेकिन आत्म अनुशासन की कमी के कारण वे पराजित हो गए या उन्होंने दूसरों को पराजित करवा दिया। जब इस सिद्धांत को आत्मसात कर लिया जाता है और इस पर अमल किया जाता है तो व्यक्ति को अपने सबसे बड़े शत्रु यानी स्वयं पर पूरा नियंत्रण मिल जाता है। आत्म अनुशासन 11वें सिद्धांत के प्रयोग से शुरू होता है। सिद्धांत 11, एकाग्र प्रयास। एकाग्रता की शक्ति भी इच्छा का नतीजा है। यह आत्मानुशासन से आती है। यह आत्मानुशासन से इतनी गहराई से जुड़ी है कि दोनों को इस फिलॉसफी के जुड़वां भाई कहा जाता है। एकाग्रता ऊर्जा को बर्बाद होने से बचाती है और मस्तिष्क को निश्चित प्रमुख लक्ष्य पर केंद्रित रखती है। इसी के बाद अवचेतन मस्तिष्क आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति के माध्यम से विचार को साकार करता है। यह कल्पनाशीलता के कैमरे की आंख है जिसके द्वारा लक्ष्यों और उद्देश्यों की विस्तृत रूपरेखा अवचेतन मस्तिष्क में रिकॉर्ड होती है। यही वजह है कि प्रयास की एकाग्रता के बिना काम नहीं चल सकता है। अब आप फिर देखेंगे कि इन 11 सिद्धांतों के प्रयोग से व्यक्ति बहुत शक्तिशाली हो चुका है, लेकिन यह भी जिंदगी की हर परिस्थिति के लिए काफी नहीं है, क्योंकि ऐसे समय भी आते हैं जब इंसान को लोगों के मित्रतापूर्ण सहयोग की जरूरत होती है, जैसे व्यापार में ग्राहकों का सहयोग या राजनीति में मतदाताओं का सहयोग। यह मित्रतापूर्ण सहयोग 12वें सिद्धांत पर अमल करके पाया जा सकता है। सिद्धांत 12, सहयोग। सहयोग और मास्टरमाइंड सिद्धांत में अंतर है। सहयोग के लिए दूसरों के लिए निश्चित गठबंधन बनाने की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए कोई निश्चित लक्ष्य पाने के लिए 2 या 2 से अधिक मस्तिष्कों के पूर्ण सामंजस्य की जरूरत भी नहीं होती है। दूसरों के सहयोग के बिना व्यक्ति बहुत ऊंची सफलता हासिल नहीं कर सकता। सहयोग से ही व्यक्ति दूसरों के मस्तिष्क में ज्यादा जगह बनाता है, जिसे कई बार सद्भावना का नाम दिया जाता है। मित्रतापूर्ण सहयोग ग्राहकों को बार बार एक ही दुकान में खींच लाता है। इसलिए हर सफल व्यक्ति इस सिद्धांत पर अमल करता है, चाहे वह किसी भी व्यवसाय में हो। 13वें सिद्धांत पर अमल करने से दूसरों का सहयोग ज्यादा आसानी से मिल पाता है। सिद्धांत 13, उत्साह। उत्साह मस्तिष्क की संक्रामक अवस्था है। उत्साह दूसरों का सहयोग दिलाने में मदद करता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्साह व्यक्ति को उसकी कल्पनाशीलता का दोहन और प्रयोग करने के लिए प्रेरित करता है। उत्साह व्यक्तिगत पहल शक्ति को भी कर्म के लिए प्रेरित करता है और प्रयासों की एकाग्रता की आदत की तरफ ले जाता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि यह सुखद व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। 1 मील ज्यादा आगे तक जाने के सिद्धांत पर अमल करने में उत्साह अहम भूमिका निभाता है। इन सब लाभों के अतिरिक्त उत्साहपूर्ण शब्दों में शक्ति होती है और लोग उन पर विश्वास करते हैं। उत्साह लक्ष्य से मिलता है, लेकिन 14वें सिद्धांत की मदद के बिना इसे बनाए नहीं रखा जा सकता। सिद्धांत 14, सेहत की आदत। अच्छी शारीरिक सेहत मस्तिष्क के कार्य करने के लिए उचित निवास प्रदान करती है, इसलिए यह स्थायी सफलता के लिए अनिवार्य है। ध्यान रखें, सफलता का मतलब यह है कि इसमें सभी आवश्यक सुख शामिल हों। एक बार फिर आदत शब्द महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि अच्छी सेहत की शुरुआत सेहत की चेतना से होती है, जिसे सिर्फ जीने की सही आदतों और आत्मानुशासन द्वारा ही विकसित किया जा सकता है। अच्छी सेहत उत्साह का आधार है और उत्साह अच्छी सेहत को प्रोत्साहित करता है। इसलिए ये दोनों मुर्गी और अंडे की तरह है। कोई भी यह तय नहीं कर सकता कि मुर्गी पहले आई या अंडा, लेकिन हर व्यक्ति जानता है कि दोनों ही एक दूसरे के उत्पादन के लिए अनिवार्य है। सेहत और उत्साह भी इसी तरह है। दोनों ही मानवीय प्रगति और सुख के लिए अवश्यंभावी है। अब आप सूची बनाकर उस शक्ति के लाभ गिने जिसे व्यक्ति इन 14 सिद्धांतों पर अमल करके हासिल कर चुका है। उसे कल्पनातीत लाभ होते हैं। बहरहाल ये सब सिद्धांत भी उसी असफलता से बचने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए हमें 15वें सिद्धांत को शामिल करना होगा। सिद्धांत 15, समय और धन का बजट बनाना।
समय और धन बचाने के नाम से ही लोगों को सिरदर्द होने लगता है। लगभग हर व्यक्ति दिल खोलकर खर्च करना चाहता है, कोई भी इनका बजट बनाना या इन्हें बचाना नहीं चाहता है। बहरहाल शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता जो इंसान की दो बड़ी इच्छाएं हैं, बजट के कठोर आत्मानुशासन के बिना कभी स्थायी वास्तविकताएं नहीं बन सकती है। इसलिए यह सिद्धांत व्यक्तिगत सफलता की फिलॉसफी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब हम व्यक्तिगत शक्ति हासिल करने के सबसे ऊंचे पायदान के पास पहुंच रहे हैं। हमने यह जान लिया है कि शक्ति के स्रोत क्या है, उनका दोहन कैसे किया जाता है और अपने इच्छित लक्ष्य को पाने के लिए उनका प्रयोग कैसे किया जाता है। हम यह भी जान चुके हैं कि यह शक्ति इतनी प्रबल है कि इसके सामने कोई भी बाधा नहीं टिक सकती है। बहरहाल इस शक्ति के गलत इस्तेमाल से व्यक्ति खुद का और दूसरों का विनाश कर सकता है। व्यक्ति शक्ति का सही प्रयोग करे, यह सुनिश्चित करने के लिए 16वें सिद्धांत को जोड़ना जरूरी है। सिद्धांत 16, स्वर्णिम नियम पर अमल। यहां अमल शब्द पर जोर दिया गया है। स्वर्णिम नियम की शक्ति में विश्वास करना ही काफी नहीं है, इसके स्थायी लाभ पाने और व्यक्तिगत शक्ति के प्रयोग में सुरक्षित मार्गदर्शन पाने के लिए इसकी आदत डालना भी जरूरी है। हालांकि यह काम बड़ा लग सकता है, लेकिन मानवीय संबंध के इस गहन नियम पर अमल करने के लाभ इतने ज्यादा है कि इसे आदत बनाना बहुत जरूरी है। इस नियम के अनुरूप नए जीने के नुकसान इतने ज्यादा हैं कि उनका विस्तार से वर्णन नहीं किया जा सकता। अब हम व्यक्तिगत शक्ति के अंतिम छोर पर पहुंच चुके हैं। हमने इसके दुरुपयोग की आशंका को भी खत्म कर दिया है। अब हमें सिर्फ इस शक्ति को स्थायी बनाने के साधन की जरूरत है, ताकि यह शक्ति जिंदगी भर हमारे काम आ सके। इसलिए हम इस फिलॉसफी के अंत में उस एकमात्र सिद्धांत को रखते हैं जिसके द्वारा हम यह काम कर सकते हैं। यह 17वां सिद्धांत है, जो इस फिलॉसफी का अंतिम सिद्धांत भी है। सिद्धांत 17, आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति। इस शक्ति द्वारा सभी आदतें तय होती है और स्थायी बनती है। जैसा पहले बताया जा चुका है, यह इस पूरी फिलॉसफी को नियंत्रित करने वाला सिद्धांत है, क्योंकि यही अब तक बताए गए 16 सिद्धांतों को नियंत्रित करता है। यही सिद्धांत ब्रह्मांड के सभी प्राकृतिक नियमों को भी नियंत्रित करता है। इसी सिद्धांत की बदौलत व्यक्ति शुरुआती 16 सिद्धांतों पर अमल करने की आदत को स्थायी बनाता है। इसलिए इस सिद्धांत की बदौलत ही व्यक्ति का मस्तिष्क दौलत की चेतना के लिए तैयार होता है, जो सफलता पाने के लिए बहुत आवश्यक है। पहले 16 सिद्धांतों को समझने भर से ही व्यक्ति को शक्ति नहीं मिल जाती है। इसके लिए उसे इन सिद्धांतों पर न सिर्फ अमल करना होगा, बल्कि इसकी स्थायी आदत भी डालना होगी, और ऐसा सिर्फ आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति के नियम से हो सकता है। आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति जीवन की महान नदी की तरह है, जिसका जिक्र पहले भी कई बार किया जा चुका है। ऊर्जा के सभी रूपों की तरह इसका प्रयोग भी नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह से किया जा सकता है। नकारात्मक प्रयोग को सम्मोहक लय कहा जाता है, यानी हाइपोटिक रिदम, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति पर सम्मोहक प्रभाव डालती है। हर व्यक्ति पर इसका किसी न किसी तरह प्रभाव पड़ता है। यह नकारात्मक प्रयोग ही वह एकमात्र कारण है जिससे गरीबी की चेतना आदत बन जाती है। यह डर, ईर्ष्या, लोभ, प्रतिशोध और कुछ किए बिना कुछ पाने की इच्छा की आदतों का निर्माण करती है। यह निराशा और उदासीनता की आदतों को बनाती है, और इसके कारण व्यक्ति खुद को काल्पनिक बीमारियों का शिकार समझने की आदत भी डाल लेता है, जिसकी वजह से लाखों लोग जिंदगी भर उन काल्पनिक बीमारियों का कष्ट भोगते हैं जो दरअसल उन्हें होती ही नहीं है। यह असफलता की चेतना भी उत्पन्न करती है, जो लाखों करोड़ों लोगों के आत्मविश्वास को खोखला कर देती है। संक्षेप में, इसी के कारण सभी नकारात्मक आदतें पैदा होती है, चाहे उनकी प्रकृति और प्रभाव कुछ भी हो। इस तरह यह जिंदगी की महान नदी का असफलता वाला किनारा है। नदी का सकारात्मक किनारा यानी सफलता वाला हिस्सा सभी रचनात्मक आदतें डालता है, जैसे निश्चित लक्ष्य की आदत, 1 मील ज्यादा आगे तक जाने की आदत, मानवीय संबंधों के स्वर्णिम नियम के प्रयोग की आदत और बाकी सभी ऐसी आदतें जिनका विकास और प्रयोग करके व्यक्ति इस फिलॉसफी के पहले 16 सिद्धांतों का लाभ उठा सकता है। आदत का परीक्षण। अब हम आदत शब्द को परखते हैं। वेबस्टर डिक्शनरी में इस शब्द की कई परिभाषाएं दी गई है, जिनमें से एक यह है: व्यवहार का वह रूप
जिसे बार बार दोहराने या निरंतर शारीरिक प्रयोग से हासिल किया जाता है, जो नियमित रूप से या प्रदर्शन की बेहतर क्षमता में प्रकट होता है। वेबस्टर की परिभाषा इसके अलावा भी कई परिभाषाएं देती है। बहरहाल, कोई भी परिभाषा उस नियम का सटीक वर्णन नहीं कर पाती है जिससे सभी आदतें तय होती है। इसमें कोई शक नहीं है कि इसका कारण सिर्फ यह है कि इस डिक्शनरी के संपादकों को आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति का ज्ञान नहीं था। लेकिन वेबस्टर की परिभाषा में हमें एक महत्वपूर्ण शब्द मिलता है, दोहराना। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उस माध्यम का वर्णन करता है जिसके द्वारा कोई आदत शुरू होती है। उदाहरण के तौर पर, निश्चित लक्ष्य की आदत तभी पड़ती है जब उस लक्ष्य के विचार को बार बार दोहराया जाए। इसके लिए उस विचार को बार बार कल्पना शक्ति तक पहुंचाना होता है ताकि इसके पूर्ण होने की प्रबल इच्छा जाग जाए। फिर कल्पना शक्ति आस्था की आदत का प्रयोग करके इस इच्छा को साकार करने की व्यवहारिक योजना बनाती है। यह काम इतनी गहराई से होता है कि भले ही व्यक्ति को उसकी मनचाही चीज हासिल नहीं होती है, लेकिन वह खुद को उसका स्वामी समझने लगता है। स्वेच्छा से सकारात्मक आदतों का निर्माण करने के लिए आत्मानुशासन, लगन, इच्छा शक्ति और आस्था के प्रयोग की जरूरत होती है। जिस व्यक्ति ने इस फिलॉसफी के 16 सिद्धांतों को आत्मसात कर लिया है, वह यह काम कर सकता है। स्वेच्छा से आदत डालना आत्मानुशासन का सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ रूप है। निश्चित लक्ष्य को पाने के लिए डाली गई सभी स्वैच्छिक सकारात्मक आदतें इच्छा शक्ति के मार्गदर्शन का परिणाम होती है। वे आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति पर नहीं बल्कि व्यक्ति पर निर्भर करती है। उन्हें विचारों और कार्यों के दोहराव द्वारा तब तक मस्तिष्क में स्थापित करना पड़ता है जब तक कि आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति उन्हें स्थायी न बना दे। इसके बाद वे अपने आप होने लगती है। व्यक्तिगत सफलता की इस फिलॉसफी में आदत शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। आदतों से ही व्यक्ति के जीवन की आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक और आध्यात्मिक स्थितियां तय होती है। हम जहां हैं और जो हैं अपनी आदतों की वजह से हैं। अपनी आदतों को बदलकर और विकसित करके हम वहां पहुंच सकते हैं जहां पर पहुंचना चाहते हैं, या वह बन सकते हैं जो हम बनना चाहते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि यह पूरी फिलॉसफी अनिवार्य रूप से आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति के नियम की समझ और प्रयोग की तरफ ले जाती है। इस फिलॉसफी के 16 शुरुआती सिद्धांतों में से हर एक का प्रमुख लक्ष्य व्यक्ति की मदद करना है ताकि वह मस्तिष्क पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए आदत के विशिष्ट रूप का विकास कर ले। इसे भी एक आदत बनाना चाहिए। मस्तिष्क की शक्ति हमेशा जिंदगी की नदी के इस या उस किनारे पर सक्रिय रहती है। इस फिलॉसफी का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति विचार और कर्म की ऐसी आदतें विकसित करे जो उसके मस्तिष्क को नदी के सफलता वाले किनारे पर केंद्रित रखे। यही इस फिलॉसफी का एकमात्र उद्देश्य है। हर मनचाही चीज की तरह इस फिलॉसफी में निपुणता की भी कीमत चुकाना पड़ती है, और यह कीमत लाभ मिलने से पहले चुकाना पड़ती है। इसकी कीमत है सतर्कता, संकल्प और लगन। इसकी कीमत है गरीबी, दुख और मोह भंग के विकल्प स्वीकार करने के बजाय जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की इच्छा। हर व्यक्ति के पास जिंदगी के साथ संबंध बनाने के 2 विकल्प होते हैं। एक विकल्प यह है कि व्यक्ति घोड़ा बन जाए और जिंदगी को अपने ऊपर सवारी करने दे। दूसरा विकल्प यह है कि व्यक्ति सवार बन जाए और जिंदगी को घोड़ा बनाकर उसकी सवारी करे। व्यक्ति घोड़ा बनेगा या सवार, यह विकल्प हर व्यक्ति के हाथ में होता है। लेकिन यह बात तय है, अगर व्यक्ति जिंदगी का घुड़सवार बनने का विकल्प नहीं चुनता है तो निश्चित रूप से जिंदगी उसे घोड़ा बनने के लिए मजबूर कर देगी। जिंदगी या तो व्यक्ति पर सवारी करती है या फिर व्यक्ति को अपने पर सवारी करने देती है। यह चुपचाप खड़ी नहीं रहती है। इस फिलॉसफी का विद्यार्थी होने के नाते शायद आप यह जानना चाहेंगे कि व्यक्ति अपने विचार को साकार कैसे कर सकता है, और शायद आप यह भी जानना चाहेंगे कि दूसरों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध कैसे बनाए जा सकते हैं। दुर्भाग्य से स्कूलों में इन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता है। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हेनरी सी लिंक के अनुसार हमारे शिक्षा तंत्र ने सिर्फ मस्तिष्क के विकास पर ध्यान दिया है। यह उस तरीके को नहीं समझा पाया है जिससे भावनात्मक आदतें और व्यक्तित्व की आदतें सीखी या सुधारी जाती हैं। उनकी बात में दम है। डॉक्टर लिंक के अनुसार हमारे शिक्षा तंत्र में यह कमी इसलिए है क्योंकि आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति के नियम को हाल ही में पहचाना गया है।
और अधिकांश शिक्षाविद तो आज भी इससे अनजान हैं। हर व्यक्ति जानता है कि चलने की शुरुआत करने के बाद हम जो भी करते हैं वह आदत का परिणाम है। चलना और बोलना आदतें हैं, हमारे खाने पीने का तरीका आदतें हैं, हमारी सेक्स की गतिविधियां आदत का परिणाम है, दूसरों के साथ हमारे सकारात्मक या नकारात्मक संबंध आदतों के परिणाम हैं। हम सब यह जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह जान पाते हैं कि ये आदतें क्यों और कैसे डलती हैं। आदतें इंसान के अहम से अभिन्न रूप से जुड़ी है, इसलिए अब हमें अहम का विश्लेषण करना होगा, जिसे अक्सर गलत समझ लिया जाता है। सबसे पहले तो हमें यह जान लेना चाहिए कि अहम ही वह माध्यम है जिसके द्वारा आस्था और अन्य मानसिक अवस्थाएं कार्य करती है। इस फिलॉसफी में हर जगह निष्क्रिय आस्था और सक्रिय आस्था के बीच के अंतर पर बहुत जोर दिया जाता है। अहम समस्त कार्यों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, इसलिए हमें इसकी प्रकृति और संभावनाएं जान लेना चाहिए ताकि हम इसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सकें। हमें यह सीखना चाहिए कि अहम को सक्रिय कैसे किया जा सकता है और निष्क्रिय लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इसे नियंत्रित और निर्देशित कैसे किया जा सकता है। सबसे बढ़कर हमें इस लोकप्रिय भ्रांति को अपने मस्तिष्क से हटा लेना चाहिए कि अहम सिर्फ घमंड है। अहम यानी ईगो लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है मैं यानी आई। लेकिन अहम एक प्रेरक शक्ति भी है जिसे व्यवस्थित किया जा सकता है। अहम के माध्यम से कर्म करके और आस्था रखकर इच्छा को भौतिक रूप में बदला जा सकता है। अहम शब्द व्यक्तित्व के हर पहलू में झलकता है, इसलिए अच्छी आदतें डालकर अहम का विकास किया जा सकता है, उसे मार्गदर्शन दिया जा सकता है और उसे नियंत्रित किया जा सकता है। एक महान दार्शनिक ने जीवन भर मानव शरीर और मस्तिष्क का अध्ययन किया। अपने अध्ययन का निचोड़ प्रस्तुत करते हुए उन्होंने अहम के अध्ययन के लिए हमें एक व्यवहारिक आधार दिया है। उनका कहना है, आपका शरीर चाहे यह जीवित हो या मृत लाखों करोड़ों छोटी छोटी ऊर्जाओं का समूह है जो कभी नहीं मर सकती है। ये ऊर्जाएं अलग भी हैं और अकेली भी, अक्सर वे सामंजस्य में काम करती हैं। मानव शरीर जीवन की यांत्रिक रचना है जो आंतरिक शक्तियों को नियंत्रित करने में सक्षम तो है, लेकिन ऐसा करने का आदी नहीं है। आदत, इच्छा शक्ति या भावना से मिले विशेष रोमांच के माध्यम से इन आंतरिक शक्तियों को किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। बहुत से प्रयोगों के बाद हम संतुष्ट हो चुके हैं कि हर व्यक्ति काफी हद तक इन ऊर्जाओं को प्रेरित कर सकता है और उनका इस्तेमाल कर सकता है। आप जो हवा, सूर्य की रोशनी, भोजन और पानी लेते हैं, वे एक ऐसी शक्ति के प्रतिनिधि हैं जो आकाश और धरती से आती है। जब आप परिस्थितियों के बहाव पर हर दिन आलस्य से तैरते हैं, तो बेहतर बनने के अवसर आपके सामने से तैरते हुए गुजर जाते हैं और आपकी पहुंच से दूर हो जाते हैं। इंसान को इतनी सारी चीजें प्रभावित करती है कि जब से दुनिया शुरू हुई है, तब से ब्रह्मांड में उन्मुक्तता से प्रवाहित हो रहे आवेगों पर नियंत्रण हासिल करने की कोई सार्थक कोशिश की ही नहीं गई है। इसे नियंत्रित करने और मार्गदर्शन देने के लिए इच्छा शक्ति का प्रयोग करने के बजाय यह ज्यादा आसान है कि हम चीजों को अपने आप होने दें। लेकिन सफलता और असफलता के बीच की विभाजक रेखा वहीं पर पाई जाती है जहां निरुद्देश्य बहना रुक जाता है। हम सब भावनाओं, परिस्थितियों और संयोगों के प्राणी हैं। मस्तिष्क, हृदय और शरीर को सही रूप में लाना समस्याएं हैं। भले ही उनमें से किसी एक की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए, लेकिन उन्हें जिंदगी के बहाव के अनुरूप आकार देना मुश्किल काम है। अगर आप ठहर कर कुछ समय सोचें तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आपकी कितनी सारी जिंदगी सिर्फ बहाव के साथ बह रही है। किसी के भी जीवन की ओर देखें कि यह किस तरह प्रयास कर रहा है। पेड़ अपनी शाखाएं सूर्य की ओर मोड़ता है, यह अपनी पत्तियों के जरिए सांस लेने के लिए संघर्ष करता है। यह जमीन के नीचे भी सक्रिय होता है। यह अपनी जड़ों को पानी तथा खनिज पदार्थों की तलाश में नीचे भेजता है ताकि उनसे यह अपना भोजन बना सके। आप पेड़ को निर्जीव कहते हैं, लेकिन यह एक ऐसी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो किसी स्रोत से आती है और किसी उद्देश्य से काम करती है। पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ऊर्जा न हो। ठंडे उत्तरी ध्रुव की हवा इससे भरी हुई है। उत्तरी किरणें आसमान को चमकाती है। जहां भी गर्मी ठंड को परास्त करती है,
वहां पर आश्चर्यजनक स्थितियां निर्मित हो जाती है। पानी सिर्फ गैसों का द्रवीय सम्मिश्रण है, लेकिन इसमें विद्युत, यांत्रिकी और रासायनिक ऊर्जाएं होती है जो इंसान को बहुत फायदा या नुकसान पहुंचा सकती है। बर्फ में भी ऊर्जा होती है, क्योंकि यह न तो दमित होती है न ही स्थिर होती है। इसकी शक्ति ने पहाड़ी चट्टानों के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। चारों तरफ की ऊर्जा को हम पानी में पीते हैं, भोजन में खाते हैं और हवा से सांस लेते हैं। कोई भी रासायनिक अणु इससे मुक्त नहीं है। इसके बिना कोई भी परमाणु अस्तित्व में नहीं रह सकता है। हम सब ऊर्जाओं के समन्वय हैं। इंसानों में दो शक्तियां होती है, मूर्त और अमूर्त। मूर्त शक्ति शरीर के रूप में होती है। शरीर की असंख्य कोशिकाएं होती है जो अरबों की तादाद में होती है। हर कोशिका में बुद्धि और ऊर्जा होती है। इंसान की अमूर्त शक्ति अहम के रूप में होती है। अहम शरीर का सम्राट होता है और यह विचारों तथा कार्यों को नियंत्रित कर सकता है। विज्ञान हमें बताता है कि 160 पौंड वजन इंसान का भौतिक स्वरूप 17 रासायनिक तत्वों से मिलकर बना है, जो इस प्रकार हैं: 9 पौंड ऑक्सीजन, 38 पौंड कार्बन, 15 पौंड हाइड्रोजन, 4 पौंड नाइट्रोजन, 4.5 पौंड कैल्शियम, 6 औंस क्लोरीन, 4 औंस सल्फर, 3.5 औंस पोटेशियम, 3 औंस सोडियम, 0.25 औंस लोहा, 2.5 औंस क्लोरीन, 2 औंस मैग्नीशियम, 1.5 औंस सिलिकॉन, आर्सेनिक, आयोडीन और एल्यूमिनियम के कुछ अंश। इंसान के भौतिक स्वरूप को बनाने वाले इन रसायनों की कीमत लगभग 80 सेंट होगी और इन्हें किसी भी आधुनिक रासायनिक प्लांट से खरीदा जा सकता है। लेकिन इन रासायनिक तत्वों में पर्याप्त विकसित, व्यवस्थित और नियंत्रित अहम जोड़ दिया जाए तो ये इतने मूल्यवान बन सकते हैं कि उनका मालिक उनकी मुंह मांगी कीमत लगा सकता है। अहम एक ऐसी शक्ति है जिसे किसी भी कीमत पर नहीं खरीदा जा सकता। अलबत्ता इसे अपने मनचाहे तरीके से विकसित किया जा सकता है और चाहे गए तंत्र में बैठाया जा सकता है। यह विकास सुव्यवस्थित आदतों के माध्यम से होता है, जिन्हें आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति स्थायी बनाती है। बिल गेट्स ने कंप्यूटर के तकनीकी क्षेत्र में अपने अहम का विकास किया और उसे निर्देशित किया। इसकी वजह से दुनिया को एक ऐसा जीनियस मिल गया जिसके मूल्य को सिर्फ डॉलरों में नहीं आंका जा सकता। डॉक्टर रॉबर्ट आर्विक ने अपने अहम को चिकित्सा के क्षेत्र में मार्गदर्शन दिया और कृत्रिम हृदय निर्मित किया, जिससे न सिर्फ मरीजों की जिंदगी लंबी हुई बल्कि बेहतर भी बन गई। गार्डन गुड ने अपने अहम में प्रकाश का प्रयोग करने की तीक्ष्ण इच्छा भरी और वे ऑप्टिकल लेजर बनाने वाले संभवतः पहले इंसान बन गए। प्रगति की यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले इन जैसे सभी आविष्कारकों ने सुविकसित और सावधानीपूर्वक नियंत्रित अहम की शक्ति को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया। कुछ लोग मानव जाति के विकास में बहुमूल्य योगदान देते हैं और कुछ लोग दुनिया में सिर्फ जगह भरने का काम करते हैं। दोनों के बीच अंतर बस अहम का होता है, क्योंकि अहम ही इंसान के सभी कार्यों के पीछे की प्रेरक शक्ति है। सभी लोग शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन यह उसी अनुपात में मिलती है जिस अनुपात में व्यक्ति अपने अहम का विकास और प्रयोग करता है। जिस व्यक्ति ने अपने अहम को सही तरीके से नियंत्रित कर लिया है, उसके पास मनचाही स्वतंत्रता होती है। अहम का वह तरीका तय करता है जिसके द्वारा व्यक्ति बाकी लोगों से संबंध बनाता है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि अहम के जरिए ही व्यक्ति अपने शरीर और मस्तिष्क का प्रयोग करता है, आशा, लक्ष्य व उद्देश्य का तंत्र बनाता है और इसके द्वारा जिंदगी में अपनी किस्मत खुद तय करता है। अहम सबसे बड़ा वरदान है या सबसे बड़ा अभिशाप, यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति इसका कैसे प्रयोग करता है। अहम विचार की आदतों का महायोग है, जिसे आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति के नियम द्वारा स्थायी तथा स्वचालित बना दिया गया है। हर बेहद सफल व्यक्ति में सुविकसित और नियंत्रित अहम होता है, लेकिन अहम के साथ एक और तत्व जुड़ा होता है जो यह तय करता है कि इसका प्रयोग भलाई के लिए होगा या बुराई के लिए। यह आत्मनियंत्रण से तय होता है, जिसकी बदौलत व्यक्ति इसकी शक्ति को अपेक्षित तंत्र में रूपांतरित कर सकता है। सभी व्यक्तिगत सफलताओं का शुरुआती बिंदु कोई न कोई ऐसी योजना होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति के अहम को सफलता की चेतना द्वारा प्रेरित किया जाता है। जो व्यक्ति सफल होता है उसे अपने अहम को सही तरीके से विकसित करना होता है और उस पर अपने इच्छित लक्ष्य को अंकित करना होता है। इसके अलावा सफल व्यक्ति को हर तरह की सीमा, डर और शंका को भी हटाना होता है।
जिससे अहम की शक्ति कम हो जाती है। आत्म सुझाव वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने अहम को इच्छानुसार विकसित कर सकता है और उसे किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा से आवेशित कर सकता है। जब तक आप आत्म सुझाव के सिद्धांत के महत्व को नहीं समझेंगे, तब तक आप इस विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अहम की शक्ति पूरी तरह से आत्म सुझाव के उपयोग पर निर्भर करती है। जब यह आत्म सुझाव आस्था का रूप धारण कर लेता है, तो अहम की शक्ति असीमित हो जाती है। जब अहम को पोषण दिया जाता है, तो यह सजीव हो जाता है और सक्रिय बन जाता है। शरीर की तरह ही अहम भी पोषण के बिना नहीं रह सकता है। इसे निश्चित लक्ष्य से पोषण देना चाहिए, इसे व्यक्तिगत पहल शक्ति से पोषण देना चाहिए, इसे सुव्यवस्थित योजनाओं पर निरंतर कर्म करके पोषण देना चाहिए, इसे उत्साह द्वारा पोषण देना चाहिए, इसे नियंत्रित ध्यान द्वारा पोषण दिया जाना चाहिए जो किसी निश्चित लक्ष्य की ओर निर्देशित हो। इसे आत्मानुशासन द्वारा नियंत्रित और निर्देशित किया जाना चाहिए और इसे सटीक विचार द्वारा समर्थन दिया जाना चाहिए। जब तक व्यक्ति अपने अहम का स्वामी न बन जाए, तब तक वह किसी भी चीज का स्वामी नहीं बन सकता है। कोई भी व्यक्ति तब तक समृद्ध नहीं बन सकता जब तक कि उसकी अधिकांश विचार शक्ति गरीबी की चेतना के संरक्षण में लगी रहे। बहरहाल, व्यक्ति को यह सच्चाई नहीं भूलना चाहिए कि बहुत से दौलतमंद लोगों ने अपना करियर गरीबी में शुरू किया था। इससे यह प्रेरणा मिलती है कि अहम का सही उपयोग किया जाए तो गरीबी के डर की तरह ही बाकी सभी डर भी जीते जा सकते हैं और दूर हटाए जा सकते हैं। अहम में इस फिलॉसफी के सभी सिद्धांतों का समन्वित प्रभाव पाया जा सकता है। अहम के कारण ही इनकी शक्ति का समग्र प्रभाव मिलता है, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने इच्छित लक्ष्य को पा सकता है, बशर्ते वह अपने अहम का पूर्ण स्वामी बन चुका हो। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि अहम ही आपकी वह सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है जो यह तय करेगी कि आप अपने जीवन की महत्वाकांक्षा को पाने में सफल होंगे या असफल। मैं आपको यह भी बताना चाह रहा हूं कि आप लंबे समय से चली आ रही इस गलत मान्यता को भी दूर कर दें कि अहम आत्म प्रेम, घमंड या प्रदर्शन का दूसरा नाम है। मैं आपको सच्चाई दिखाना चाहता हूं और यह भी बताना चाहता हूं कि शरीर को बनाने वाले 80 सेंट मूल्य के रासायनिक तत्वों के अलावा सिर्फ अहम से ही इंसान का मूल्य इतना ज्यादा होता है। सेक्स इंसान की महान रचनात्मक शक्ति है। इसे निश्चित रूप से अहम के साथ जोड़ा जाता है और यह अहम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सेक्स और अहम दोनों की ही बुरी छवि इस कारण है कि दोनों का ही विनाशकारी और सृजनात्मक प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए अज्ञानियों ने इतिहास के प्रारंभ से ही इन दोनों को बुरा माना है। अहंकारी व्यक्ति वह होता है जो अपने अहम की अभिव्यक्ति द्वारा खुद को आक्रामक बना लेता है और अहम का सृजनात्मक प्रयोग करने का तरीका नहीं जानता है। अहम का सृजनात्मक प्रयोग डींगे हाँकने या आत्म प्रेम द्वारा नहीं होता है। यह तो आशाओं, इच्छाओं, लक्ष्यों, महत्वाकांक्षाओं और योजनाओं की अभिव्यक्ति द्वारा होता है। जिस व्यक्ति का अहम उसके नियंत्रण में होता है, उसका सूत्र वाक्य होता है, शब्द नहीं कर्म। महान बनने, प्रतिष्ठा पाने और व्यक्तिगत शक्ति पाने की इच्छा एक स्वस्थ इच्छा है। बहरहाल, अगर व्यक्ति अपनी महानता का बखान सबके सामने करता है, तो इससे यह पता चलता है कि वह अपने अहम का स्वामी नहीं है, बल्कि अहम उसका स्वामी है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि महानता का बखान तो सिर्फ एक नकाब है। इसके पीछे वह अपने किसी डर या हीन भावना को छिपा रहा है। अगर आप अपने अहम की सच्ची प्रकृति को समझ लेंगे, तो आप मास्टरमाइंड सिद्धांत के सच्चे महत्व को भी समझ लेंगे। यही नहीं, आप यह भी जान जाएंगे कि आपके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी यह होगा कि आपके मास्टरमाइंड गठबंधन के सभी सदस्य आपकी आशाओं, लक्ष्यों और उद्देश्यों के प्रति पूरी सहानुभूति रखते हों। उनके मन में आपसे किसी भी तरह से होड़ करने का भाव नहीं होना चाहिए। उन्हें इतना समर्पित होना चाहिए कि वे जिंदगी में आपके प्रमुख लक्ष्य की प्राप्ति को पहले स्थान पर रखें और अपनी खुद की इच्छाओं और व्यक्तित्वों को दूसरे स्थान पर रखें। उन्हें आप में और आपकी अखंडता में विश्वास होना चाहिए। उन्हें आपका सम्मान करना चाहिए। उनमें आपके गुणों की प्रशंसा करने की इच्छा होनी चाहिए। उनमें आपकी गलतियों को बर्दाश्त करने की सहनशीलता भी होना चाहिए। आपके असली स्वरूप या जीवन शैली से उन्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होना चाहिए। अंत में
उन्हें आपसे किसी तरह का लाभ होना चाहिए ताकि आप भी उनके लिए उतने ही लाभकारी बन सकें जितने कि वे आपके लिए हैं। यदि आप इस आखिरी आवश्यकता को पूरा करने में असफल हो जाएंगे तो आपके मास्टरमाइंड गठबंधन की शक्ति खत्म हो जाएगी। लोग किसी उद्देश्य या उद्देश्यों के कारण एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। अगर उद्देश्य नहीं है या अनिश्चित या अस्पष्ट है तो कोई भी मानवीय संबंध लंबे समय तक नहीं चल सकता। इस सत्य को न पहचान पाने से कई लोग अमीर बनते बनते रह गए और गरीबी के गर्त में चले गए। जो शक्ति विचारों के अनुसार अहम को साकार करती है वह आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति का नियम है। यह नियम अहम की गुणवत्ता या मात्रा को न तो घटाता है न ही बढ़ाता है। यह तो जो मिलता है उसे लेकर उसके भौतिक स्वरूप में रूपांतरित कर देता है। महान उपलब्धि वाले लोग हमेशा वे रहे हैं जिन्होंने अपने अहम को सचेतन रूप से पोषण दिया है, आकार दिया है और नियंत्रित किया है। उन्होंने यह काम संयोग, किस्मत या जिंदगी के थपेड़ों के भरोसे नहीं छोड़ा। हर व्यक्ति अपने अहम के आकार को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन उसके बाद उस व्यक्ति का उस पर नियंत्रण नहीं होता है। उस व्यक्ति की स्थिति उस किसान की तरह होती है जिसका बीज बोने के बाद इस बात पर कोई नियंत्रण नहीं होता है कि उस बीज के साथ क्या होगा। आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति का अटूट नियम हर सजीव प्राणी से अपनी ही तरह की संतति उत्पन्न करवाता है और उसे उस तस्वीर में बदल देता है जो व्यक्ति अपने अहम से बनाता है। यह नियम विचार को उसके भौतिक स्वरूप में साकार करता है। यह उतने ही निश्चित रूप से होता है जितनी निश्चित रूप से बलूत का बीज बलूत के पेड़ में विकसित होता है। इसमें किसी बाहरी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ समय की जरूरत होती है। इन बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि हम अहम के विकास और नियंत्रण की ही वकालत नहीं कर रहे हैं। हम निश्चित रूप से यह चेतावनी भी दे रहे हैं कि कोई भी अपने अहम को नियंत्रित किए बिना किसी भी क्षेत्र में सफल होने की आशा नहीं कर सकता। इस बारे में कोई गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि उचित तरीके से विकसित अहम की हमारी परिभाषा क्या है। इसलिए मैं आपको वे तत्व बताऊंगा जो इसके विकास में शामिल होते हैं। सबसे पहले तो व्यक्ति को एक या उससे अधिक लोगों को अपना साथी बनाकर एक गठबंधन बनाना चाहिए। इन व्यक्तियों के मस्तिष्क किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूर्ण सामंजस्य में होना चाहिए और इस गठबंधन को निरंतर सक्रिय होना चाहिए। यही नहीं, गठबंधन में ऐसे लोग होना चाहिए जो सामूहिक लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक सिद्ध हों। गठबंधन के सभी लोगों के आध्यात्मिक व मानसिक गुण, शिक्षा, सेक्स और उम्र लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक होना चाहिए। उदाहरण के लिए, एंड्रयू कार्नेगी के मास्टरमाइंड गठबंधन में 20 से ज्यादा लोग थे। उन सब में कोई ऐसा गुण, अनुभव, शिक्षा या ज्ञान था जिसकी वजह से उन्हें गठबंधन में शामिल किया गया था। उनके पास जो गुण या ज्ञान था वह गठबंधन के लक्ष्य से संबंधित था और वह किसी दूसरे सदस्य के पास नहीं था। दूसरी बात, उचित सहयोगियों को खोजने के बाद व्यक्ति को एक निश्चित योजना बना लेना चाहिए जिसके द्वारा वह गठबंधन के लक्ष्य को हासिल करेगा। योजना बनाने के बाद गठबंधन के सभी सदस्यों को उस योजना पर उत्साहपूर्ण कार्य करना चाहिए। इस योजना को मास्टरमाइंड समूह के सभी सदस्यों के सामूहिक प्रयासों द्वारा भी बनाया जा सकता है। अगर एक योजना कमजोर या अपर्याप्त साबित हो तो उसकी जगह किसी दूसरी योजना पर अमल करना चाहिए। योजनाएं तब तक बदली जा सकती है जब तक कि सफल होने वाली योजना न मिल जाए। बहरहाल, गठबंधन के लक्ष्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, गठबंधन के हर सदस्य को ऐसे व्यक्ति और परिस्थितियों से दूर रहना चाहिए जिसके कारण उनमें हीन भावना आ जाए या वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ महसूस करे। सकारात्मक अहम नकारात्मक माहौल में विकसित नहीं होता है। इस बात पर किसी भी हालत में कोई समझौता नहीं करना चाहिए। इस संबंध में किसी तरह का बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि अगर इसका पालन नहीं किया गया तो यह सफलता के लिए घातक साबित हो सकता है। व्यक्ति को नकारात्मक प्रभाव डालने वाले लोगों से तत्काल दूर हो जाना चाहिए। उसे हर तरह के नकारात्मक प्रभाव के खिलाफ अपना दरवाजा कसकर बंद कर लेना चाहिए, भले ही सामने वाले के साथ उसका मित्रता, एहसान या खून का रिश्ता हो। चौथी बात, व्यक्ति को अतीत के हर ऐसे अनुभव या परिस्थिति के खिलाफ भी दरवाजा बंद कर लेना चाहिए जो उसे हीनता का एहसास दिलाए या दुखी बनाए। अतीत के दुखद अनुभवों के बारे में सोचते रहने से प्रबल, सशक्त अहम विकसित नहीं हो सकता।
सशक्त अहम को आशाओं और इच्छाओं से शक्ति मिलती है। इसे उन लक्ष्यों से शक्ति मिलती है जो अभी हासिल नहीं हुए हैं। विचार वे पत्थर हैं जिससे इंसान का अहम बनता है। आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति वह सीमेंट है जो निश्चित आदतों द्वारा इन पत्थरों को स्थायी रूप से जोड़ती है। जब काम पूरा हो जाता है तो साकार होने वाली चीज उन विचारों की प्रकृति के अनुरूप होती है जिसके द्वारा इसे बनाया गया है। पांचवी बात, व्यक्ति को अपने मस्तिष्क में उस अहम की प्रकृति और लक्ष्य को हमेशा अंकित करते रहना चाहिए जिसे वह विकसित कर रहा है। उदाहरण के लिए, लेखक को अपने कमरे में अपने पसंदीदा लेखकों की तस्वीरें और पुस्तकें रखना चाहिए। बुक शेल्फ पर अपने काम से संबंधित किताबें रखना चाहिए। उसे हर संभव तरीके से अपने लक्ष्य की स्पष्ट तस्वीर अपने अहम तक पहुंचा देना चाहिए, क्योंकि आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति उस तस्वीर के अनुरूप ही परिणाम देगी और उसे साकार कर देगी। छठी बात, उचित तरीके से विकसित अहम हमेशा व्यक्ति के नियंत्रण में होता है। अहम को इतना नहीं फूलने देना चाहिए कि यह अहंकार के पागलपन की दिशा में चला जाए। इसके द्वारा बहुत से लोग बर्बाद हो चुके हैं। अहम के विकास में व्यक्ति का सूत्र वाक्य होना चाहिए, किसी चीज का न बहुत ज्यादा न बहुत कम। स्थिति तब खतरनाक होती है जब लोग दूसरों को नियंत्रित करने के पीछे पागल होते हैं या इतनी सारी दौलत इकट्ठी करना चाहते हैं जिसका वे सृजनात्मक प्रयोग न तो कर सकते हैं और न ही करते हैं। इस लक्ष्य का पीछा कर रहा अहम धीरे धीरे अपने आप शक्तिशाली बन जाता है और जल्दी ही नियंत्रण से बाहर हो जाता है। प्रकृति ने लोगों को एक सेफ्टी वाल्व दिया है। जब भी किसी व्यक्ति का अहम निश्चित सीमा से ज्यादा बढ़ जाता है तो प्रकृति उसके अहम को कम कर देती है और इसके दबाव को घटा देती है। इमर्सन ने इसे प्रतिफल का नियम कहा था, इसलिए यह चाहे जो हो, यह निश्चित रूप से काम करता है। नेपोलियन बोनापार्ट अपने पराजित अहम के कारण ही उस दिन मृत हो गए जिस दिन वे सेंट हेलेना टापू पर पहुंचे। जो लोग सक्रिय जीवन जीने के बाद रिटायर हो जाते हैं और किसी भी तरह का काम नहीं करते हैं, वे आमतौर पर मुरझा जाते हैं और जल्दी ही मर जाते हैं। अगर वे जिंदा भी रहते हैं तो भी आमतौर पर वे दुखी होते हैं। स्वस्थ अहम हमेशा सक्रिय रहता है और पूरी तरह नियंत्रण में रहता है। सातवीं बात, व्यक्ति के विचारों के अनुरूप अहम में लगातार परिवर्तन होता रहता है, चाहे यह परिवर्तन अच्छा हो या बुरा। जो दो तत्व इन परिवर्तनों को विवश करते हैं वे है समय और आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति का नियम। मैं आपको समय के महत्व के बारे में बताना चाहूंगा, जो आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति के कार्य में एक महत्वपूर्ण तत्व है। जिस तरह मिट्टी में बोए गए बीजों को अंकुरित होने और पेड़ बनने में समय लगता है, उसी तरह मस्तिष्क में बोए गए विचारों और इच्छाओं को आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति के नियम द्वारा सजीव व सक्रिय होने में समय लगता है। इस बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि इच्छा को साकार होने में कितना समय लगेगा। यह बहुत सी चीजों से तय होता है, जिसमें इच्छा की प्रकृति, इससे संबंधित परिस्थितियां और इच्छा की प्रबलता शामिल है। इन सब से यह तय होता है कि इच्छा को साकार होने में कितना समय लगेगा। आस्था से भी इच्छा जल्दी साकार होती है, कई बार तो परिवर्तन लगभग तत्काल हो जाता है। इंसान 20 साल की उम्र में शारीरिक रूप से परिपक्व हो जाता है, लेकिन मानसिक परिपक्वता यानी अहम की परिपक्वता के लिए 35 से लेकर 60 साल की उम्र की जरूरत होती है। इस तथ्य को जानने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि ज्यादातर लोग 50 साल की उम्र से पहले ज्यादा दौलत का संग्रह क्यों नहीं कर पाते हैं या अन्य दिशाओं में बहुत ज्यादा सफल क्यों नहीं हो पाते हैं। अहम लोगों को बहुत ज्यादा भौतिक दौलत प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह जरूरी है कि इस अहम को आत्मानुशासन से नियंत्रित किया जाए ताकि व्यक्ति को आत्मविश्वास, निश्चित लक्ष्य, व्यक्तिगत पहल शक्ति, कल्पना शक्ति, निर्णय की सटीकता और अन्य गुण मिले। इन गुणों के बिना अहम इतना शक्तिशाली नहीं बन पाता है कि वह प्रचुर दौलत हासिल कर सके या उसे बनाए रख सके। ये गुण समय के सही उपयोग से आते हैं। ध्यान दें, हमने यह नहीं कहा है कि ये समय बीतने पर अपने आप आ जाते हैं। आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति के कार्य द्वारा हर व्यक्ति की वैचारिक आदतें अहम के तंत्र में बुनी जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये आदतें सकारात्मक हैं या नकारात्मक, समृद्धि की हैं या गरीबी की। फिर आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति इन आदतों को स्थायी बना देती है, जिससे व्यक्ति के आध्यात्मिक और शारीरिक स्तर की प्रकृति व सीमा निर्धारित होती है।
1929 की बड़ी मंदी के शुरुआती दिन थे। एक छोटे से ब्यूटी सैलून की मालकिन मुश्किल से गुजारा कर पा रही थी। तभी उसे एक गरीब बूढ़ा आदमी मिला जिसके पास सोने के लिए जगह नहीं थी। महिला ने अपनी दुकान के पीछे वाले कमरे में बूढ़े आदमी की सोने की व्यवस्था कर दी। हालांकि उस बूढ़े आदमी के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसे सौंदर्य प्रसाधन बनाने का काफी ज्ञान था। सैलून की मालकिन ने बूढ़े आदमी को सोने के लिए जगह दी। उसने उसके साथ समझौता किया कि बदले में वह सौंदर्य प्रसाधन सामग्री बनाने में उसकी मदद करेगा। जल्दी ही दोनों ने एक मास्टरमाइंड गठबंधन बना लिया, जिससे आगे चलकर दोनों ही आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गए। पहले तो उन्होंने एक व्यावसायिक समझौता किया, जिसका लक्ष्य यह था कि घर घर जाकर बेचे जाने वाले सौंदर्य प्रसाधनों की संख्या बढ़ जाए। महिला ने जरूरी सामग्री के लिए धन दिया, बूढ़े आदमी ने काम किया। कुछ साल बाद दोनों का मास्टरमाइंड गठबंधन इतना सफल और लाभकारी साबित हुआ कि दोनों ने इसे स्थायी बनाने के लिए विवाह कर लिया। हालांकि उनकी उम्र में 25 साल से भी ज्यादा का अंतर था। इस आदमी की ज्यादातर जिंदगी सौंदर्य प्रसाधन व्यवसाय में बीती थी, लेकिन इसके बावजूद उसे पहले सफलता नहीं मिली थी। ब्यूटी सैलून से युवा महिला का पहले मुश्किल से गुजारा होता था। उनके गठबंधन से दोनों को ही ऐसी शक्ति मिली जो उन्हें पहले नहीं मिली थी। परिणाम यह हुआ कि दोनों ही आर्थिक रूप से सफल हो गए। मंदी की शुरुआत में वे एक छोटे कमरे में प्रसाधन सामग्री बनाते थे और घर घर जाकर उसे खुद बेचते थे। लगभग 8 साल बाद मंदी खत्म होने तक वे एक बड़ी फैक्ट्री में प्रसाधन सामग्री बना रहे थे, जिसे उन्होंने खरीद लिया था। उनके पास 100 से ज्यादा कर्मचारी थे और उनके पास 4000 से ज्यादा एजेंट भी थे, जो पूरे देश में उनका सामान बेच रहे थे। मंदी के बावजूद उन्होंने $20 लाख से ज्यादा दौलत इकट्ठी कर ली, जब सौंदर्य प्रसाधन जैसी विलासिता की वस्तुएं बेचना स्वाभाविक रूप से कठिन था। उन्होंने अपने बाकी जीवन के लिए खुद को धन की जरूरत से मुक्त कर लिया। यही नहीं, उन्होंने उसी ज्ञान और उन्हीं अवसरों से आर्थिक स्वतंत्रता को पा लिया जो उनके पास मास्टरमाइंड गठबंधन से पहले थे, जब दोनों ही गरीबी में रह रहे थे। काश मैं इन दोनों रोचक व्यक्तियों का नाम बता सकता, लेकिन उनके गठबंधन की परिस्थितियां और इस विश्लेषण की प्रकृति ऐसी है कि ऐसा करना उचित नहीं होगा। बहरहाल मैं यह तो बता सकता हूं कि मेरे विचार से उनकी इस अद्भुत सफलता का स्रोत क्या है। मैं उनके संबंध की हर परिस्थिति को निष्पक्ष विश्लेषणकर्ता के दृष्टिकोण से देखूंगा, जो तथ्यों की सही तस्वीर बताना चाहता है। जिस लक्ष्य से ये दोनों लोग एक साथ मास्टरमाइंड गठबंधन में शामिल हुए, वह निश्चित रूप से आर्थिक था। वह महिला पहले भी विवाह कर चुकी थी। उसका पहला पति पर्याप्त आजीविका कमाने में असफल रहा था और जब उनका बच्चा छोटा था तो वह अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर चला गया था। यही हाल उस बूढ़े आदमी का था। उसका भी पहला विवाह असफल हो चुका था। उन्होंने प्रेम की वजह से विवाह नहीं किया, उन्होंने पूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता पाने के लिए प्रेम किया। दोनों ने मिलकर एक सफल कंपनी और एक शानदार घर बना लिया। इन दोनों पर ही बूढ़े आदमी की सत्ता चलती है, जो सचमुच मानता है कि उसी के कारण यह गठबंधन सफल हुआ। फैक्ट्री में बनने वाले हर सामान के पैकेट पर उस बूढ़े आदमी का नाम लिखा रहता है। उसका नाम कंपनी के हर डिलीवरी ट्रक, हर सौंदर्य प्रसाधन सामग्री और हर विज्ञापन में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है। पत्नी का नाम कहीं भी नजर नहीं आता है। बूढ़े आदमी का यह मानना है कि कंपनी को उसी ने बनाया है और वही इसे चलाता है। उसका यह भी मानना है कि कंपनी उसके बिना नहीं चल सकती है। सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। उसके अहम ने कंपनी को सफल बनाया है। उसका अहम ही कंपनी को चला रहा है। वह यह नहीं जानता है कि उसके बिना भी कंपनी इतनी ही अच्छी तरह या इससे भी अच्छी तरह से चल सकती है। इसका कारण यह है कि चूंकि उसकी पत्नी ने उसके अहम को विकसित किया है, इसलिए समान परिस्थितियों में वह किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भी ऐसा ही कर सकती है। बूढ़े आदमी की पत्नी ने धैर्य, समझदारी और सुविचारित उद्देश्य से अपने पति के अहम को पोषण दिया। इस तरह से पत्नी ने पति की हीन भावना को खत्म कर दिया, जो जिंदगी भर की असफलता और गरीबी से उत्पन्न हुई थी। उसने अपने पति को एक तरह से सम्मोहित कर दिया और उसे यह यकीन दिलाया कि वह एक महान बिजनेसमैन है। इस चतुर महिला के संपर्क में आने से पहले बूढ़े आदमी का अहम पोषण की कमी के कारण मृतप्राय था। इस महिला ने अपने अहम को पुनर्जीवित किया, उसे पोषण दिया और उसे विकसित कर शक्तिशाली बनाया। इस तथ्य के बावजूद कि उस आदमी का स्वभाव अजीब था,
और उसमें व्यावसायिक योग्यता की कमी थी। सच तो यह है कि कंपनी की हर नीति, हर कदम और हर प्रगति के पीछे पत्नी का हाथ है। पत्नी ने बड़ी चतुराई से अपने पति के मस्तिष्क में विचारों के बीज बो दिए, जिस वजह से कंपनी सफल हुई। बहरहाल, पति इस सच्चाई को नहीं जानता है। वह यह नहीं जानता है कि वह तो सिर्फ सफल दिखता है, जबकि सफलता का असली कारण उसकी पत्नी है। दोनों का गठबंधन अजेय है और इसका सबूत उनकी आश्चर्यजनक आर्थिक सफलता में दिखता है। इस महिला ने खुद को पूरी तरह से मिटा दिया। यह न सिर्फ उसके पूर्ण आत्मनियंत्रण को दर्शाता है, बल्कि उसकी समझदारी का भी सबूत है। शायद वह महिला जानती है कि वह अकेले इतनी सफल नहीं हो सकती थी या दूसरे तरीकों से इतनी सफल नहीं हो पा सकती थी। उस महिला की शिक्षा बहुत कम थी। मैं नहीं जानता कि उसने मानव मस्तिष्क की कार्यविधि के बारे में इतना कैसे या कहां सीखा, जिससे उसने अपने पति के अहम को सशक्त बनाने के लिए अपने पूरे व्यक्तित्व की कुर्बानी दे। शायद महिलाओं के आंतरिक सहज बोध की बदौलत ही उसने यह योजना बनाई होगी। कारण चाहे जो भी हो, उसकी योजना सफल हुई और इस पर चलकर उसने अपने आर्थिक लक्ष्य को पा लिया। यह इस बात का सबूत है कि गरीबी और अमीरी के बीच का प्रमुख अंतर सिर्फ यह है कि व्यक्ति का अहम हीन भावना से संचालित होता है या श्रेष्ठता की भावना से। अगर इस चतुर महिला ने उस बूढ़े आदमी के अहम को पोषण नहीं दिया होता, अगर उसने उसके मस्तिष्क में दौलत पाने का आत्मविश्वास नहीं जगाया होता, तो बूढ़ा आदमी बेघर-बार कंगाल ही मर सकता था। यह ऐसा निष्कर्ष है जिससे बचा नहीं जा सकता है। यही नहीं, इस तरह के कई अन्य उदाहरण भी हैं जिनसे यह साबित किया जा सकता है कि किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए इंसान के अहम को पोषण की, व्यवस्थित करने की और निश्चित दिशा में मार्गदर्शन की जरूरत होती है। हेनरी फोर्ड का अहम मशहूर है, लेकिन ज्यादातर लोग इसकी सच्चाई नहीं जानते हैं। यह उनके और उनकी पत्नी के अहम का तालमेल था। निश्चित लक्ष्य, लगन, स्वावलंबन और आत्मनियंत्रण फोर्ड के अहम के महत्वपूर्ण हिस्से थे, और ये सब काफी हद तक उनकी पत्नी के प्रभाव के कारण विकसित हुए थे। अपने जीवन काल में हेनरी फोर्ड ने अपने ऑफिस की दीवारों पर अपनी बड़ी तस्वीरें नहीं टांगी। फोर्ड का अहम सौंदर्य प्रसाधनों के उस निर्माता की तरह नहीं था जिसका वर्णन मैंने पहले किया है। फोर्ड का अहम ग्लैमर या दिखावे के बिना काम करता था। यह हृदय की विनम्रता के भाव से काम करता था। अपने जीवन काल में हेनरी फोर्ड ने अपने ऑफिस की दीवारों पर अपनी बड़ी तस्वीर नहीं टांगी, लेकिन इस बारे में कोई गलतफहमी न रखें। फोर्ड का प्रभाव हर वह व्यक्ति महसूस करता था जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनके विशाल औद्योगिक साम्राज्य से जुड़ा था। आज भी हेनरी फोर्ड का कोई न कोई हिस्सा फोर्ड की फैक्ट्रियों से निकलने वाले हर वाहन में झलकता है। जिन साधनों द्वारा फोर्ड ने अपने अहम को अभिव्यक्त किया, वे हैं निर्माण की आदर्श तकनीक, विश्वसनीय यातायात सेवा, कम कीमत, लाखों लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करके संतुष्टि हासिल करना। फोर्ड प्रशंसा को नापसंद तो नहीं करते थे, लेकिन वे इसके इतने भूखे भी नहीं थे। सौंदर्य प्रसाधन बनाने वाले की तरह फोर्ड के अहम को लगातार तारीफ की जरूरत नहीं थी। दूसरे लोगों के ज्ञान और अनुभव का लाभ लेने का फोर्ड का तरीका एंड्रयू कार्नेगी और बाकी बिजनेसमैनों से बहुत अलग था। उनका अहम इतना विनम्र था कि उन्होंने अपने काम की प्रशंसा को प्रोत्साहित नहीं किया। उन्होंने प्रशंसा की चाहत में कभी काम नहीं किया, न ही वे प्रशंसा से बहुत खुश नजर आई। हेनरी फोर्ड सचमुच दुनिया के महान मस्तिष्कों में से एक थे। उनका मस्तिष्क महान इसलिए था क्योंकि उन्होंने प्रकृति के नियमों को पहचाना और अपने लाभ के लिए खुद को उनके अनुरूप ढाला। बहरहाल, कई लोग मानते हैं कि उनकी महानता काफी हद तक उनकी पत्नी के प्रभाव के कारण थी, और इस कारण से भी क्योंकि उन्होंने अन्य महान मस्तिष्कों के साथ मास्टरमाइंड गठबंधन बना लिया था, जिसमें थॉमस ए एडिसन, लूथर बर्बैंक, जॉन बैरोज और हार्वे फायरस्टोन शामिल थे। इन लोगों का मास्टरमाइंड गठबंधन कई साल तक चलता रहा। कई साल तक ये पांचों लोग अपने बिजनेस को कुछ समय के लिए छोड़कर किसी शांत जगह पर चले जाते थे, जहां पर वे अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे और अपने अपने अहम को वह पोषण देते थे जिसकी हर एक को जरूरत थी। इन चारों लोगों के साथ मास्टरमाइंड गठबंधन के कारण हेनरी फोर्ड का व्यक्तित्व, उनके व्यावसायिक नीतियों और उनका हुलिया भी हर साल पहले से बेहतर दिखने लगा। उनका इस पर निश्चित, गहरा, गहन और स्थायी प्रभाव पड़ा। फोर्ड का अहम
पूरी तरह से उनके नियंत्रण में था। बेहद सफल लोगों का अध्ययन करते समय व्यक्ति यह देख सकता है कि दुनिया में उन्हें उसी अनुपात में स्थान मिलता है जिस अनुपात में वे अपने अहम को नियंत्रित करते हैं। सौंदर्य प्रसाधन के निर्माता को सिर्फ इतना ही स्थान मिला जो उसकी कंपनी और घर तक सीमित था। यह इन सीमाओं से आगे नहीं पहुंच पाया और पहुंच भी नहीं सकता है। उसके ही मानसिक नजरिए ने इन सीमाओं को बनाया है और आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति ने इन सीमाओं को स्थायी बना दिया है। हेनरी फोर्ड ने पूरी दुनिया में अपनी जगह बनाई है और उन्होंने कई मायनों में पूरी मानव जाति को प्रभावित किया है। क्योंकि फोर्ड अपने अहम के स्वामी थे, इसलिए वे मनचाही भौतिक वस्तुएं हासिल करने में सक्षम थे। सौंदर्य प्रसाधन के निर्माता ने अपने अहम को कई ओछे और बचकाने स्वार्थी रूपों में अभिव्यक्त किया। नतीजा यह हुआ कि उसने अपने प्रभाव को सीमित कर लिया। वह सिर्फ कुछ लाख डॉलर ही इकट्ठे कर पाया। वह सिर्फ कुछ 100 लोगों को ही नियंत्रित कर पाया, जिनमें उनका परिवार और कर्मचारी शामिल थे। फोर्ड ने अपने अहम का विस्तार किया और पूरी मानव जाति को लाभ पहुंचाया। बिना कोशिश किए ही उनका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा। यह एक आश्चर्यजनक विचार है। यह हमें बताता है कि व्यक्ति को किस तरह के अहम को विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए। फोर्ड ने एक ऐसा अहम विकसित किया जो स्वयं से आगे गया और पूरी दुनिया तक फैल गया। उन्होंने लाखों कारें बनाने और बेचने के बारे में सोचा। उन्होंने लाखों लोगों को रोजगार देने के बारे में सोचा। उन्होंने लाखों डॉलर की पूंजी एकत्रित करने के बारे में सोचा ताकि वे अपने सपने को साकार कर सकें। उन्होंने अपनी कंपनी को कुछ निश्चित नीतियों पर चलाया। पूंजी इकट्ठी करते समय उन्होंने अपनी कंपनी पर दूसरों का नियंत्रण नहीं होने दिया। उन्होंने अपने हजारों कर्मचारियों की कार्य कुशलता बढ़ाकर मितव्ययिता करने के बारे में सोचा। उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए वेतन तथा कार्य की परिस्थितियों के नए मानदंड स्थापित किए। ये मानदंड कर्मचारियों की मांगों और आशाओं से ज्यादा अच्छे तथा फायदेमंद थे। उन्होंने अपने बिजनेस सहयोगियों के साथ सामंजस्यपूर्ण सहयोग से संबंध बनाए और अपने विचारों से असहमत होने वाले हर व्यक्ति को हटा दिया। इस तरह उन्होंने अपने विचारों के अनुरूप कार्य करते हुए अपने सपने को साकार कर लिया। इन गुणों और चरित्र की खूबियों से फोर्ड के अहम को पोषण मिला। इन गुणों में ऐसा कुछ नहीं है जिन्हें समझना मुश्किल हो। ये ऐसे गुण हैं जिन्हें कोई भी सीख सकता है और उनका इस्तेमाल कर सकता है। अब जरा उन लोगों की तरफ देखें जिन्होंने हेनरी फोर्ड के बाद कार बनाना शुरू किया। अगर आप उनका सावधानी से अध्ययन करेंगे तो आप जल्दी ही जान पाएंगे कि आप उनमें से सिर्फ मुट्ठी भर लोगों का नाम ही जानते हैं। आपको तो उन कारों के नाम भी अपरिचित लगेंगे जो उन्होंने कुछ समय के लिए बनाई थी। आप पाएंगे कि फोर्ड का हर प्रतियोगी इसलिए असफल हुआ क्योंकि उसने खुद ही अपने अहम की सीमाएं बना ली थी या अपने अहम को बर्बाद कर लिया था। आप यह भी पाएंगे कि उन भुला दिए गए आविष्कारकों में लगभग उतनी ही बुद्धि थी जितनी कि हेनरी फोर्ड में थी। उनमें से ज्यादातर के पास तो फोर्ड से बेहतर शिक्षा भी थी और उनमें से कईयों के पास तो उनसे प्रबल व्यक्तित्व भी था। हेनरी फोर्ड और उनके प्रतियोगियों के बीच प्रमुख अंतर यह था, फोर्ड ने एक ऐसा अहम विकसित कर लिया था जो उनकी व्यक्तिगत सफलता से बहुत आगे तक जाता था। बाकी लोगों ने अपने अहम को इतना सीमित कर लिया था कि वे जल्दी ही असफल हो गए और उनकी योजनाएं धरी की धरी रह गई। फोर्ड के प्रतियोगियों के पास वृहद और लचीला अहम नहीं था जो व्यक्ति को आगे ले जा सकता है। अच्छी तरह संतुलित अहम पर प्रशंसा या बुराई का कोई खास असर नहीं होता है। संतुलित अहम वाला व्यक्ति अपनी पतवार को निश्चित प्रमुख लक्ष्य की दिशा में मोड़ता है, अपनी व्यक्तिगत पहल शक्ति को अपने लक्ष्य की दिशा में ले जाता है और दाएं बाएं नहीं देखता है। वह पराजय और विजय दोनों को ही जिंदगी का अनिवार्य हिस्सा मानता है, लेकिन वह दोनों से ही प्रभावित होकर अपनी योजनाएं नहीं बदलता है। आप में से जो लोग इस फिलॉसफी पर अमल करना सीख रहे हैं वे भी इसी तरीके से सफल हो सकते हैं। इस फिलॉसफी के 17 सिद्धांतों के रूप में आपके पास वह सब है जो आपको अमेरिकी चाबी हासिल करने के लिए चाहिए। आपके पास वह व्यावहारिक ज्ञान है जिसका प्रयोग करके सफल लोगों ने सभ्यता की शुरुआत से लेकर आज तक सफलता पाई है। यह जिंदगी की पूर्ण फिलॉसफी है जो हर मानवीय आवश्यकता के लिए पर्याप्त है। यह सभी मानवीय समस्याओं के समाधान का रहस्य है और इसे इस तरह से प्रस्तुत किया गया है ताकि हर व्यक्ति इसे समझ सके। हो सकता है आप हेनरी फोर्ड या बिल गेट्स नहीं बनना चाहते हो, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं।
आपको खुद को उपयोगी बनाने की महत्वाकांक्षा रखनी चाहिए ताकि आप दुनिया में वह स्थान पा सकें जो आपका अहम चाहता है। हर व्यक्ति अंततः अपने अहम पर सबसे प्रबल प्रभाव डालने वाले लोगों जैसा बन जाता है। हम सब नकल करने वाले प्राणी हैं। जाहिर है हम सब किसी न किसी व्यक्ति को अपना आदर्श बनाकर उसकी नकल करने की कोशिश करते हैं। यह एक स्वाभाविक और अच्छा गुण है। वे लोग सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने प्रबल आस्था वाले व्यक्तियों को अपना आदर्श बनाया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अपने आदर्श व्यक्ति का अनुकरण करते करते उनके कुछ गुण हम में अपने आप आ जाते हैं। निष्कर्ष के रूप में मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि मैंने अहम के विषय पर क्या कहा है। मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूंगा, फर्टाइल गार्डन की तरह है जहां व्यक्ति सक्रिय आस्था की सभी सकारात्मक प्रेरणाओं को विकसित कर सकता है। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो यह फर्टाइल गार्डन डर, शंका और अनिर्णय की नकारात्मक फसल उत्पन्न कर देगा जो असफलता की ओर ले जाएगी। आप इस दुनिया में क्या हासिल करना चाहते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। अमेरिकी चाबी अब आपके हाथ में है। आप उस आखिरी द्वार के सामने खड़े हैं जो आपको सुख से दूर रखे हुए है, लेकिन यह दरवाजा आपके लिए तब तक नहीं खुलेगा जब तक आप उसे नहीं खोलेंगे। आपको इस फिलॉसफी के 17 सिद्धांतों पर अमल करके अमेरिकी चाबी का इस्तेमाल करना होगा। अब आपके पास जिंदगी की एक ऐसी पूर्ण फिलॉसफी है जिसकी मदद से आप अपनी हर समस्या सुलझा सकते हैं। इस फिलॉसफी के सिद्धांतों के तालमेल से ही हर क्षेत्र के हर सफल व्यक्ति ने सफलता पाई है। हालांकि हो सकता है कईयों ने इन 17 सिद्धांतों का नाम जाने बिना ही इनका इस्तेमाल किया हो। इस फिलॉसफी में सफलता का कोई भी अनिवार्य तत्व नहीं छोड़ा गया है। इसमें हर सिद्धांत का वर्णन ऐसे शब्दों व उपमाओं के माध्यम से किया गया है जो ज्यादातर लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। यह फिलॉसफी अव्यावहारिक या अमूर्त नहीं है, बल्कि व्यावहारिक और मूर्त है। इसमें कठिन शब्दों से परहेज किया गया है ताकि आम आदमी दुविधा में न पड़े। इस फिलॉसफी का उद्देश्य व्यक्ति को वर्तमान स्थिति से मनचाही स्थिति तक पहुंचने में समर्थ बनाना है, आर्थिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी। इस तरह यह व्यक्ति को उस समृद्ध जीवन के आनंद के लिए तैयार करती है जिसे ईश्वर ने आनंद उठाने के लिए दिया है, और यह सभी दौलतों को प्राप्त करने की ओर ले जाती है जिसमें 12 सबसे महत्वपूर्ण दौलतें शामिल हैं। दुनिया को दार्शनिकों से बहुत लाभ हुआ है। प्लूटो, सुकरात, कोपरनिक्स, अरस्तु और अन्य चिंतकों से लेकर राल्फ वाल्डो इमर्सन और विलियम जेम्स तक बहुत से दार्शकों ने दुनिया को लाभ पहुंचाया है। अब दुनिया के पास व्यक्तिगत सफलता की पहली पूर्ण और ठोस फिलॉसफी है। यह व्यक्ति को ऐसे व्यवहारिक साधन प्रदान करती है जिसके द्वारा वह अपने मस्तिष्क का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले सकता है और जिसकी मदद से वह मानसिक शांति, मानवीय संबंधों में सामंजस्य, आर्थिक सुरक्षा और सुख हासिल कर सकता है। मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूंगा कि 17 सिद्धांतों के इस विश्लेषण में हमने ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांतों का बार बार जिक्र किया है। यह दोहराव संभव नहीं हुआ है। हमने सिद्धांतों को जानबूझकर दोहराया है। यह जरूरी था क्योंकि इंसान में यह प्रवृत्ति होती है कि वह नए विचारों या पुरानी सच्चाइयों के नए विश्लेषण से पहली बार में प्रभावित नहीं होता है। दोहराव इसलिए भी जरूरी था क्योंकि ये 17 सिद्धांत जंजीर की कड़ियों की तरह आपस में जुड़े हैं। हर सिद्धांत अपने पहले वाले और अपने बाद वाले सिद्धांत से जुड़ा है। और अंत में हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि विचारों का दोहराव प्रभावी शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है और प्रभावी विज्ञापन का केंद्र बिंदु है। इसलिए ऐसा करना न सिर्फ तर्कपूर्ण है, बल्कि ऐसा करना निश्चित रूप से मानवीय प्रगति के लिए जरूरी भी है। जब आप इस फिलॉसफी को आत्मसात कर लेंगे तो आपके पास उन अधिकांश लोगों से ज्यादा ज्ञान होगा जो कॉलेज से एमए की डिग्री लेकर निकलते हैं। आपके पास वह सारा उपयोगी ज्ञान होगा जो अमेरिका के सबसे सफल लोगों के अनुभवों से एकत्रित किया गया है, और यह ज्ञान आपके पास एक ऐसे रूप में होगा जिसे आप समझ सकते हैं और जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि इस ज्ञान के सही उपयोग की जिम्मेदारी